Please welcome Sanjay Kumar Shah. I can do business on a bigger size, right? Cost of interest is 10%, suppose take an example, but return from my business is 20%, which means even with banker's fund, if I do the business, I'll give that 10% to my bank, additional 10% will be for me. अपना पूंजी से करता अपना ही पूंजी पे 20% मिलता, तो आपको लीवरेज पे भी खेलना पड़ेगा अगर रिटर्न इन इक्विटी बनाना है तो। आप कभी कैलकुलेशन करना कि अगर 7 या 8% में बैंक से लोन मिलता है, मेरे पास 10 लाख पूंजी है, 10 लाख पूंजी पे बैंक मुझे 30 लाख का लोन देता है, आप कोई भी डायनामिक्स लगा लो, अगर बिजनेस से आपको 15% रिटर्न मिलता है और 15% से कम अगर आपको बैंक को ब्याज देना पड़ता है, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी विल ऑलवेज बी बेटर इफ यू कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक. It's basic. You can do that calculation on your own, right? So what I was trying to convey through this is that there are different elements out of this, which one you can actually contribute to improve return on equity. Return on equity बोल दिया, आप सीधा हाथ पैर मारने से नहीं होगा, आपको वो एस्पेक्ट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे एक्चुअली आप ये कर सकते हैं. Can we take a break now? Right? Have some water till then. Okay. तो सेम द नंबर, जो नंबर्स इसमें बगल में दिख रहा है आपको पीएल स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में, उसी चीज़ को मैंने रिलेट किया. आप देखोगे तो टैक्स बर्डन 25% का है, इंटरेस्ट बर्डन बिजनेस में 4.76% का है. सो वी कैन टच, अगर इंटरेस्ट में थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करवा ले तो क्या इंप्रूव होगा. ये जैसे एक ऐसा एक कैलकुलेटर जैसा हो गया, आप प्ले कर सकते हैं. ये अगर इतना चेंज करता हूँ तो मेरा रिटर्न इक्विटी कितना चेंज होगा, राइट? नॉर्मली हम लोग सीधा अगर बेसिक्स किसी से पूछा जाए तो रिटर्न इन इक्विटी क्या है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी डाल देता, बोलता है एनुअलाइज मेरा रिटर्न इन इक्विटी इतना है. बट हम लोग जब उसी चीज़ को देखते हैं तो देखते हैं इसके अंदर किस किस चीज़ का फैक्टर है. इंटरेस्ट का फैक्टर है, टैक्स का फैक्टर है, डिप्रिसिएशन का फैक्टर है, हमारे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का फैक्टर है, हम कितना लिवरेज में उसका फैक्टर है, सभी चीज़ का फैक्टर है ना. लास्ट वाला लाइन आप देखो, उससे आपको पता चल जाएगा इसके अंदर सभी इंडिविजुअल चीज़ का फैक्टर है जिससे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है अराइव हो रहा है. सो टिल द टाइम आई थिंक लंच शुड बी रेडी. कंटिन्यू रखते हैं फिर, हाँ? और कोई यू कर्व बोलते हैं, आपने सुना है ये? नॉर्मली स्टार्टअप इंडस्ट्री में कुछ लोगों को ये समझना ज़रूरी है. इसमें एक जगह पे लिखा है डेथ वैली. देखो यहाँ पे लिखा है डेथ वैली. देखने से डरावना लगता है बट ये हकीकत है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद सो मेनी स्टार्टअप्स. वी नो दैट स्टार्टअप्स हज़ारों में बनते हैं, शुरू होते हैं बेसिकली, बट सब के सब यूनिकॉर्न नहीं बनते और सब के सब सक्सेस अचीव नहीं करते हैं. मेजॉरिटी फेल करते हैं. और आईटी स्टार्टअप्स तो बहुत ही एग्जांपल आप सुने होंगे कि आईटी स्टार्टअप्स बहुत आता है और बहुत जल्दी फेल भी हो जाता है. वो फेल इसी कारण में होता है, इस वैली में ही जाके वो चक्रव्यूह था ना, उसमें अर्जुन का वो लड़के का जो चक्रव्यूह था ना, ये वही चक्रव्यूह है. इसी पीरियड में अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया, फाइनेंस प्रॉपर आपने नीड को, कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पाया, ये वैली अगर जिसने क्रॉस कर लिया, वैली इज अ स्टेज एंड द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स जो इस वैली को क्रॉस कर लेता है वो अचीव करता है. वही आगे बढ़ के यूनिकॉर्न बन सकता है. फिर यूनिकॉर्न बन जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद और रोबस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है. मैंने अभी आपको बोला था ना, दर्पण सांघवी का वो थिंक स्कूल में जाके देखिए, वो यूनिकॉर्न बन के भी विदिन 6 मंथ 7,000 करोड़ का सेल जीरो हो गया, बंद करना पड़ा. वो सारे इक्विटी इन्वेस्टर्स जिसने पैसे डाले थे उसको उसने पर्सनल प्लेस किया हुआ है कि ही विल डू अनदर बिजनेस एंड ही विल रीपे देम, बट वो कब होगा फ्यूचर जानता है उसके लिए. सो दिस इज फॉर एनी न्यू स्टार्टअप बिजनेस, यू नीड टू नो एवरी यूनिट इकोनॉमिक्स, यू नीड टू नो हाउ मच डू यू इनकर टू एक्वायर अ बिजनेस, यू नीड टू नो. एक नया कस्टमर के लिए आप वो कस्टमर एक्वायर करने के लिए कितना खर्च करते हैं,
और वो कस्टमर आपको लाइफ टाइम में कितना रिटर्न देगा, यू नीड टू नो ऑल ऑफ देम. Without knowing all of them, it's very difficult that you will be coming out of that valley of death, right? Of course this slide will be shared, but उसके साइड में जो लिखा हुआ है ना 4-5 चीज़, वो एक बार आप लोग खुद पढ़िए. वेरी पावरफुल स्टेटमेंट. और रेड वाला पोर्शन इज कॉल्ड द डेथ ऑफ और डेथ ऑफ वैली. वो जो क्रॉस कर लेता जे कर्व का वो वाला सेगमेंट, दे आर द वन हु कैन एम टू बिकम यूनिकॉर्न. बट उसमें क्या क्या करने पड़ते हैं वही हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल का सार है, इसीलिए मैंने पहला ये पिक्चर आपके सामने रखा है. Are there other stories in our country itself? In our country, the people normally people doesn't come forward to speak about the failure, right? Success के तो बहुत मिलेंगे. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत यूनिक है. फेलियर पे आगे कोई बोलता है. Participants, because they might have their own stories of some failure and coming Yeah, to success. yeah. And why? Because that was एक तो ब्यूटी ब्रांड था और इतनी अच्छी इनोवेटिव. आपने देखा होगा सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर लिपस्टिक का दैट एड. लिपस्टिक ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर कभी कोई लड़का हो सकता था? That was very creative. हाँ, लिपस्टिक का ब्रांड एम्बेसडर, कैन यू इमेजिन? ऑल टॉप ब्रांड एम्बेसडर जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के, ऑल वेर कॉस्टली. ही थॉट दैट व्हाई शुड आई गो विद द कॉस्टली एफर्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट देन टेस्टेड एंड सीड. Male model for lipstick ads. नो, उसने क्या किया था, टेस्टेड एंड सीड, सिद्धार्थ मल्होत्रा का सीड करके उसने स्लोगन बनाया उसमें. एंड यू सी, अब एक मेल का एक प्रोडक्ट कैटेगरी, मेल एक्टर का कभी भी लिपस्टिक कैटेगरी हो सकता है. फीमेल एक्टर के लिए तो क्या है कि लिपस्टिक अगर किसी ब्रांड का उसने एसोसिएशन कर लिया तो दूसरे ब्रांड का कर नहीं सकती, तो उसके लिए तो हमेशा डिमांड रहता है 5 करोड़ लेंगे तभी करेंगे करके वाला बात. वो तो 10 लाख में तैयार हो गया, उसको तो कुछ नुकसान ही नहीं है. सो उस लेवल का इनोवेशन भी किया था. अब प्रोडक्ट एक्चुअली 2 से 3 साल के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया. सेरेना विलियम्स के साथ उसने जॉइंट वेंचर किया था. सो दैट्स बहुत इंटरेस्टिंग है. ही एक्चुअली ट्राई डूइंग मेनी थिंग्स. इतना फास्ट जा रहा था वो भूल गया कब कंसोलिडेट करना है. यूनिकॉर्न भी बन गया. When Pawan sir told me that his son-in-law is now owner of a unicorn, it's a pride moment, right, for any father or father-in-law, right? So उस समय मैं उतना नहीं डेप्थ में गया, I didn't search it, but when I came to know it failed, I started googling it. What was the reason for that? And then luckily I found one YouTube session entirely with Think School, where he has, वो बोला कि, और अच्छा स्टेटमेंट बोला था कि सक्सेस में 20% एंटरप्रेन्योर्स का रोल होता है, बाकी 80% बाहर का फैक्टर्स का रोल होता है. लेकिन फेलियर में रिवर्स हो जाता है. फेलियर के लिए जिम्मेवार सिर्फ वो एंटरप्रेन्योर होता है 80%, 20% एक्सटर्नल होता है. सच अ पावरफुल स्टेटमेंट इट वाज बाय दर्पण ओनली. व्हाई? बिकॉज ही एक्सपीरियंस्ड इट. जब वो यूनिकॉर्न हो गया था उसको कंसोलिडेट करना था, उसके बाद भी वो आगे बढ़े जा रहा था और एवरी इनिशियल स्टेप दैट ही वाज टेकिंग वाज एक्चुअली बर्निंग. भाई एक स्टेज तो क्रॉस करना था ना. तो वही है कि आपको भी इस डेथ वैली से जल्दी बाहर निकलना है. आपका एस्पिरेशंस है, बट उस वैली में रहने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना. आपका स्टोरी कोई ना कोई तो, इफ समवन हैज़ टू अंडरस्टैंड योर स्टोरी ऑफ बिजनेस, राइट, विच प्रॉब्लम यू आर टैकलिंग. IT बहुत आते हैं. फ्यू डेज बैक वन फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा होगा, ग्रेजुएट कर रहा था वो, उसने एक ऐप बनाया हुआ है. ऐप इज़ लाइक सिंगल जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, सोलो ट्रैवलर्स, उसके लिए ऐप है. यू साइन अप इन दैट, यू जस्ट पोस्ट या लिंक करो मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे और लोग भी सोलो ट्रैवलर्स होता है, दे कैन कोलैब, दे कैन गो, सॉर्ट ऑफ थिंग. वो बना रहा था, वो आया मेरे पास ऐसे इन्वेस्टमेंट के पिच करने के लिए. वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 5 लाख रुपया चाहिए, उसको मुझे 1% स्टेक देना है, वो 5 करोड़ का वैल्यूएशन अपने आप बना लिया.
तो मैंने उससे पूछा तुम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, इस प्रॉब्लम को अभी तक प्रॉब्लम क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया और लोगों ने, क्या ऐसा ऐप और अवेलेबल है ग्लोबली, नेपाल में नहीं हो सकता, कि ये जेन्युइनली प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर मैं सब कुछ कनेक्ट करता तो शायद मैं ऑफर करता इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आई डिडंट गेट कनेक्टेड टू इट, इट वॉज लाइक अ डेटिंग ऐप। देयर आर मेनी सच डेटिंग ऐप, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन अ ऐप विच इज प्रॉब्ली आई डू नॉट कनेक्ट विद द प्रॉब्लम इटसेल्फ। तो अगर कोई डेथ वैली में लंबा समय रह रहा है, इसका मतलब उसके स्टोरी में दम है, और वो बर्न ऐसे नहीं हो रहा है, उसके सबके पास वो विरासत में पैसे नहीं होते हैं। और बहुत से स्टार्टअप आप देखे होंगे वो जीरो से स्टार्ट किया है। ओयो का जो ऑनर है वो क्या कहते हैं, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से वो मुंबई गया, वो बिल्कुल जीरो लेवल पे जाके शुरू किया, राइट। बट उसमें उसके उस प्रॉब्लम को किसी ने समझा और कंटिन्यूसली उसके लिए फंडिंग किया। आप देखोगे इस ट्रैप में ये बार बार फंडिंग आ रहा है, आप देखोगे सीरीज ए बी सी वीसी प्राइवेट इक्विटी सब आ रहा है इस वाला सेगमेंट में, तभी ये सस्टेन कर पा रहा है ना। वो रेड जोन बर्न ही तो हो रहा है, एवरी डे पैसे जा रहे हैं। तो पैसे कौन उस जाते हुए बिजनेस में पैसा डालता है? लीव इट, खलती, अमित अग्रवाल इज हियर ओनली, आई वॉज ऑन द बोर्ड ऑफ खलती, लाइक खलती और भी बहुत सारे फिनटेक है। बट इट इज एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इट इज एडिंग वैल्यू टू दैट बिजनेस, हेंस इवन इफ इट इज बर्निंग somebody is putting money to burn, because आफ्टर अ पॉइंट जब वो क्लिफ पार करेगा, ब्रेक इवन जब क्रॉस करेगा, अरे यार जब यहाँ से ब्रेक इवन क्रॉस करेगा तब जाके ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी बढ़ेगा। ई सेवा ऑल्सो बॉन्ड अलॉट, बट लास्ट 4 years पेइंग डिविडेंड मजे से दे रहा है। खलती में ऑल्सो स्टार्ट पेइंग डिविडेंड, बट टिल नाउ इतने पैसा लगाए, वर्ल्डलिंक हैज इन्वेस्टेड, त्रिवेणी ग्रुप हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड, दीज फाउंडर्स हैव वॉट एवर दे अर्न फ्रॉम अदर बिजनेस दे ऑल्सो इन्वेस्टेड। सब तो जा ही रहा था ना, कहाँ जा रहा था, वो तो IT कंपनी है। सो इट इज़ अ paradoxical situation of every startup. Those who cross this valley aims for unicorn, but the management is there when they enter into the valley. Management is there even crossing that valley, and management is there even after becoming unicorn. So financial management is such a powerful element of any success. वो डिपेंड करता है आप कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम सच में कब तक वो प्रॉब्लम रिलेवेंट रहता है, सही बोल रही है कि कब तक पैसे डालने हैं, वो जो पैसा उस सक्सेस वो स्टोरी से रिलेट करता है वही डालता है ना। मैं आज मानिए जैसे एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, वर्ल्डलिंक ने एक अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया खलती में, उस समय लगा कि इट्स रिलेवेंट, नेक्स्ट भी पैसे की ज़रूरत पड़ी, वर्ल्डलिंक ने बोला कि अब नेक्स्ट फंड मैं नहीं डालूंगा, अब दूसरा शेयर होल्डर को लेके आओ। दूसरा शेयर होल्डर ने रिलेट किया ये बिजनेस में दम है, कल ये प्रॉफिट देगा, उससे पैसा डाला। सो हर IT स्टार्टअप्स को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू होता है, उस प्रॉब्लम से वो सॉल्यूशन की तरफ ओरिएंट करता है, वो एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट ढूंढता है, उसमें से वो सर्विसेबल एड्रेसेबल सेगमेंट ढूंढता है, उसमें से कितना वो कर सकता है वो ढूंढता है, और उसके ऊपर कंटिन्यूसली वो काम करता है। उस स्टोरी और उस प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस को अगर रिलेट कर पाता है किसी इन्वेस्टर को, तो वो पैसे देते हैं। आप कोई भी ले लो ना, फ्लिपकार्ट, अमेजन, सब तो बर्न करके ही शुरू हुआ था ना, किसी ने तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया ही था, अब जाके दे हैव स्टार्टेड गिविंग प्रॉफिट। कुछ में क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे इमीडिएटली नहीं आता है, कैश फ्लो प्रॉफिट कभी नहीं आता है, मतलब कभी का मतलब काफ़ी लंबे समय तक नहीं आता है, बट उस कंपनी की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इतना ज़्यादा अच्छा होता है जो कि उसके वैल्यूएशन के टर्म में, उस कंपनी के वैल्यूएशन के टर्म में इन्वेस्टर्स को रिटर्न देता है। 5 साल के लिए में इन्वेस्ट करेंगे, हम इनिशियल स्टेज में गए थे, उस समय वैल्यू उसका X था, 5 साल के बाद जब दूसरा कोई आदमी को लगेगा ये तो और बड़ा हो गया, उसके साथ बेच देंगे उसको, जब बेच देंगे तो हो सकता है 10x में बिक गया, 5 साल में 10x में बिक गया, तो मैं एग्जिट कर लूँगा। तो इस तरह के बिजनेस में जो कुछ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो टाइमिंग देखता है किस टाइम में इंटर करना है और किस टाइम में एग्जिट कर जाना है।
आपने नाम सुना होगा रैनवैक्सी, टू सिंह ब्रदर्स, सरदार जी हैं दोनों। रैनवैक्सी तो दवाई वाला, हाँ हाँ, तो वो बेच दिया ना उसने बिजनेस। वो बहुत सारे ऐसे बिजनेस क्यूरेट करता है, एक लेवल पे ले जाता है, वो इमोशन नहीं रखता। वो ऐसे भी बोलते हैं ना पंजाब में फ्रीक्वेंटली, दे आर नॉट सो अटैच्ड विथ एनी, लाइक हम लोग कैसे घर बनाते तो बहुत अटैच हो जाते, नहीं ये तो मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ूंगा, वो दूसरे जनरेशन, दे डू नॉट केयर अबाउट इट, बेच देते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू इंटर, व्हेन टू एग्जिट। दर्पण सांघवी के वो यूट्यूब में आप वो भी देखेंगे, ही हैज़ एक्चुअली टोल्ड द सेम थिंग, one has to understand when to consolidate and when to exit, because there may be someone who can buy you and make it better, bigger than you continuing to aspire for bigger, right? The same statement of different stages, as I said, valley में remember last line आप देखिए, conquering the valley creates the unicorn, financial discipline sustains the legacy, but it is needed at all the stages. जब वैली के अंदर जाते हैं उस समय बूटस्ट्रैप किया आपने, अपने पास जो पैसे थे शुरू कर दिया, ख़त्म हो गया, अब क्या करना है। उस दिन जो लड़का आया था वो ऐसे ही आया था, उसके पास जो भी कमाई था 50,000 1 लाख रुपया रख के उसने बनाया। और आईटी में तो क्या है, बहुत सारे टूल्स आपको फ्री मिल जाता है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, तो आपको फ्री में बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज मिल जाते हैं। यू स्टार्टेड इट, बट उसके बाद तो चाहिए, बोलता मैं तो प्रोडक्ट बना लिया लेकिन टेस्ट करना मार्केट में। मैंने कितने कस्ट अभी तक साइन अप हुए, अभी तक सिर्फ 5 हुए, उसमें से 1 वो खुद ही है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हो रहा, तो उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए। तो उसी के लिए वो आया था बेसिकली, इन्वेस्टमेंट सीख करने के लिए। तो मैं उसको 2-3 मीटिंग किया, पहले समझा, उसको ओरिएंट भी किया। लास्ट मीटिंग में वो खुद से वैल्यूएशन बना के लेके आ गया। मैंने कहा तुम्हारा प्रोडक्ट है, वैल्यूएशन मैं करूँगा ना, तुम थोड़ी ना करोगे, राइट। वो उसको जितना पैसा चाहिए था, माइंड में एक फिगर बना लिया कि मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू तो 5 करोड़ का है, आई नीड 5 लाख रुपीज़, आई शुड बी ऑफरिंग 1%। वो लेके आ गया। आई डिडंट कनेक्ट टू दैट नंबर। सेकेंड, आई वॉज स्टिल नॉट कनेक्टिंग विद द प्रॉब्लम एंड डिक्लाइंड इट। सो ये स्टेज में भी यू नीड टू बी कनेक्टिंग पीपल। ये वाला स्टेज में भी यू नीड टू बी कनेक्टिंग पीपल, क्योंकि अभी भी वैली से बाहर नहीं निकले। यहाँ पे एग्रेसिवली वैल्यू देखेंगे, कंपाउंड अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है लॉस का, रेड कलर का। अब यहाँ ख़त्म होते जा रहा है, अब आप ग्रीन वैली में जा रहे हैं। डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द 4 स्टेजेस एंड देयर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कम्स इन टू प्ले। थोड़ा प्रोवोकिंग लग गया लगता है, हाँ? So this is what the chapter or module is. I wanted to bring why the capital raise strategy is important for all new startups who wants to aspire big but comes up with very low capital base. जेब में जितना उसे शुरू करता है, एस्पिरेशन बहुत बड़ा रहता है। किया ही है ना, this Khaldi is what? 4 friends, all 4 engineers. They thought there is a problem of making payment. It's come up with something. E-Seva was already there. It means टेस्ट भी हो चुका है, ये प्रोडक्ट काम करता है। They started. 4 लोग मिलकर शुरू किया। 4 लोग के पास जितना था उतना ही शुरू किया ना, फिर दम था उसमें। When Wardling thought कि their digital collection is improving, 60, 65, 70% of their collections are coming through wallets. They thought कि they also need to be skin in the game. चलो अपना खलती नहीं बना सकते, मतलब अपना वॉलेट नहीं बना सकते, जो वॉलेट उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो बर्निंग स्टेज में ही इन्वेस्ट किया था। आई वॉज ऑन द बोर्ड ऑफ खलती फॉर 2 years देयर बिफोर आई मूव टू कोलैंड ग्रुप। सो they also realized, even I'll tell you one more story. When I joined Wardling way back in 2017, it was highly levered. Leverage का मतलब समझते हैं ना, आपका इक्विटी से कितना गुना ज़्यादा आप लोन लेके चल रहे हैं। आपका इक्विटी 10 करोड़ है, आप 300 करोड़ का लोन ले रहे हैं। वैसे बहुत मुश्किल होता है मिलना। बैंक को जब तक पूरा विश्वास नहीं होगा तब तक वो देगा नहीं, क्योंकि बैंक भी एक सेफ बेट लेके चलता है कि यू कैन गिव अप टू 3 times ऑफ योर कैपिटल। If your capital is X, you can at least expect 2X, 3X, sometimes 4X. Sometimes bankers have comfort, they can give 6X. मैं गया, बहुत हाईली लीवर्ड है और भी लोन चाहिए।
बैंक के पास जा रहे हो एज ए प्रोफेशनल, मुझे भी बात करते समय तो लॉजिक की बात करना पड़ेगा ना कि भाई लोन भी चाहिए तो किस सीमा होता है ना लोन का, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा. दैट वाज द टाइम दैट वी रियलाइज दैट वी शुड गो फॉर इक्विटी. इफ द एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स do not have equity, then others who can come as equity shareholders. And there was the probably in that IT industry में once one of the first time हो रहा था British International Investment which is owned 100% by UK government. उससे the first equity investment was done. And that is what we as a professional can contribute. We need to understand to what extent we can go. Leverage का भी क्या एक limitation है. हमको अब हमने 100 करोड़ अगर इक्विटी ले आया, अब 300 करोड़ डेट भी तो मिल जाएगा ना. अब इसका मतलब मेरे पास ग्रोथ करने के लिए 400 करोड़ का फंड हो गया. बैंक वैसे नहीं दे रहा था. बैंक तो बोलता है पहले से तुम इक्विटी से 6 गुना में लोन लेके चल रहे हो, हम और कितना लोन देंगे तुमको, तुम और इक्विटी डालो. मैंने 100 करोड़ का इक्विटी लिया तो मेरे पास अब ग्रोथ के लिए तो नेक्स्ट इंजन, ग्रोथ इंजन के लिए फंड तो आ गया. यू माइट नोटिस during 2017 to 2023 Worldling which was less than 100 मतलब less than 1 lakh customer base reached to 8 lakh customer base. जब मैं छोड़ा था 8 लाख कस्टमर पे था, अभी 10 लाख के आसपास है, 10 लाख क्रॉस कर चुका है. सो फंड इज नीडेड. कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में तो पैसे चाहिए. सो कब कितना क्या चाहिए उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा. या तो आपके पास कुबेर का आशीर्वाद है, यू हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फंड इज़ अवेलेबल, तो आपको बाहर की दुनिया से मतलब नहीं, आप अपना ही पैसा लगा सकते हैं. सब ऐसे लक्की नहीं होते हैं, सबको ऐसे विरासत में नहीं मिलता है. सो उसको टाइमिंग समझना ज़रूरी है. कभी कभी क्या होता है कि हम इनिशियल स्टेज में चले जाते हैं और नए शेयर होल्डर को लेके आते हैं, तो नए शेयर होल्डर हमारी कंपनी का वैल्यू नहीं देता. तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल चाहिए कि आपके वर्थ को वैल्यू कैसे कन्वे किया जाए. How can you communicate what value your company actually has? That story you have to communicate in a better manner. So as I said, you might have heard these terms already. Bootstrapping means you started with your own. एंजल में आपको कोई ना कोई शुरू में मिल जाता है, सीड फंड डालने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं, कभी वीसी राउंड करना पड़ता है, कभी प्राइवेट इक्विटी से मिलना पड़ता है. डिफरेंट स्टेजेस होता है. आप सीधा शुरू कर रहे हो, आप जाओगे प्राइवेट इक्विटी के पास नहीं आएगा पैसे देने के लिए. कोई वेंचर कैपिटल के पास आप डे 1 में जाओगे तो समझेगा ही नहीं ना, बिकॉज वेंचर कैपिटल इंटर करता है किसी एक स्टेज पे जाने के बाद. आपको कैसा चाहिए, एंजल चाहिए आपको. शुरू में आपके पास था, शुरू किया, लेकिन अभी भी आप वैल्यू पोजेस और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. सो यू प्रोबली विल स्पीक विथ सम एंजल इन्वेस्टर जो छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं. जो वो लड़का मेरे पास आया था, एंड दैट पर्सन हैज़ कम एज कंसिडर मी एज एंजल इन्वेस्टर. दैट्स द रीजन 5 लाख के टिकट साइज पे आया था ना, बट वैल्यू उसने 5 करोड़ बनाया. मैंने उससे पूछा तुमने कैसे बनाया, तो उसने भी AI से बनवा लिया था. राइट. सो कभी कभी AI का मिसयूज भी होता है, उसने वो किया था उसने. सो स्टेज है जब आपको लगता है कि वैल्यू अभी नहीं मटेरियलाइज हुआ है और अभी हम बड़े के पास जाएंगे तो मेरा पूरा अपना शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाएगा. मैं अभी 100% मालिक हूँ ना, नया शेयर होल्डर आने के बाद तो मेरा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम होगा. सो क्या मैं उतना अफोर्ड कर सकता हूँ अपना डाइल्यूशन? नहीं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू फाइंड रेलेवेंट इन्वेस्टर्स एट रेलेवेंट स्टेज. सो इट कैन बी एंजल इन्वेस्टर्स, इट कैन बी इंस्टीट्यूशनल विच इज़ वेंचर कैपिटल. मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया, नेशनल फंड है, आद्यंत फंड है, अफसर इक्विटी है. देयर आर सो मेनी. अब तो देयर आर टीम वेंचर्स, देयर आर रेगुलेटेड, देयर आर नॉन रेगुलेटेड एज वेल. नेपाल में भी इकोसिस्टम बन रहा है. नेपाल हैज़ मेनी प्राइवेट इक्विटीज अवेलेबल. इफ़ योर बिजनेस हैज़ एक्चुअल पोटेंशियल, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ रियल प्रॉब्लम थ्रू योर सोल्यूशन, इफ़ यू आर एमिंग टू डू समथिंग विच हैज़ इम्पैक्ट एज वेल. बाहर वाले आते हैं तो दे कंसीडर नॉट ओनली, यू माइट हैव हर्ड अ टर्म कल ट्रिपल बॉटम लाइन. सुना है? चैट पैटर्न है शेयर. हाँ, शेयर का चैट पैटर्न है. नहीं ट्रिपल बॉटम लाइन. उसी का चैट पैटर्न. ना. और किसी ने सुना है? पहले हम लोग बिजनेस और ये बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन, जैसे इनकम स्टेटमेंट में एक सबसे नीचे दिखता हो नेट प्रॉफिट बोलते हैं ना, that is one of the bottom line. Now business has 3 bottom line, which
Now all the good investors look into. Now bankers have also started looking into it. पहले बैंकर्स क्या देखता था, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, कैश फ्लो, चलो इसमें पैसा लगाते हैं. अब बैंक से वो नहीं देखता है. ऐसे ही बाहर वाले इन्वेस्टर्स, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको, the investors started looking into other or beyond the profit also. So one is environment, planet, second is people, third is profit. Earlier it used to be only profit. Profit देख के खुश हो जाता था, अरे बिजनेस अच्छा कर रहा है. No. Are we contributing or deteriorating the environment where you are working? आपने सुना होगा यूरोप में बांग्लादेश का कपड़ा नहीं इजीली खरीदता है. क्यों? वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट से बना हुआ फैक्ट्री में कपड़ा तैयार होता है. कहते हैं कि इसने इन्वायरमेंट, क्लाइमेट सब किया, ये कपड़ा हम डिस्कार्ड करेंगे. पीपल आर मोर कॉन्शियस वेदर योर बिजनेस इज, जो कार्बन इमिशंस में कितना कंट्रीब्यूशन डाल रहा है. सो इन्वायरमेंट के ऊपर, सो द 1P इज प्लानेट. That is also now started being evaluated. If a factory is polluting, बाहर का इन्वेस्टर आएगा नहीं, धीरे धीरे बैंक भी पैसा नहीं डालेगा. If factory is working on something which is making green stuff, मतलब वो पोल्यूशंस को कम कर रहा है, आप देखो उसके अंदर तो ग्रांट भी देने के लिए तैयार हो जाएगा. यूरोपियंस आएंगे, कहेंगे आप ग्रांट ले लो भाई, 1 करोड़ दे देता हूँ, आप करो तो सही. अब प्लास्टिक से वैसे ही पोल्यूट हो रहा है. प्लास्टिक से आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कहीं ना कहीं क्लाइमेट को ठीक करने के लिए हेल्प करते हैं. ऐसा फैक्ट्री डालिए, आपको ग्रांट मिलने के लिए बहुत सारे एजेंसी तैयार है. सो नाउ प्रॉफिटेबिलिटी से पहले तो क्या होता है, प्रॉफिटेबल है तब उसमें बिजनेस में लगानी करते हैं, प्रॉफिटेबल है तो उसको लोन देते हैं. सो 3P बेसिकली, ट्रिपल बॉटम लाइन इज 3P: planet, people, profit. So one planet, I told you, people is not within the organization, even outside the organization. How much are you doing towards the society? अब देखते हैं CSR क्यों बढ़ा है. और CSR आज के डेट में बेंचमार्क करता है कि तुम जब आज इस स्टेज पे CSR कर रहे हो, 3 साल के बाद आप, तुम्हारा ये बेंचमार्क कहाँ तक बढ़ा है, तुमने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया, स्कूल्स में क्या डोनेट किया, तुमने रोड में एनी स्टफ यू कैन काउंट which has uplifted the well-being or lifestyle of the people or within the society that where you are working. And then third it comes the profit. पहले तो हम प्रॉफिट ही सिर्फ देखते थे. सो अब इन्वेस्टर्स ये सभी देखता है. आपने ESG नाम सुना है? इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस. यस. सो इन्वायरमेंट एंड सोशल तो मैं 2 पीस से कवर किया था. थर्ड इज गवर्नेंस. Nowadays the investors, if you are targeting the governance of your company has to be so robust. आप सुनते होंगे कोई भी नया इन्वेस्टर आने से पहले लोग अपने बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक्सपर्ट्स को अनबोर्ड कर लेते हैं. अभी रिसेंटली ये वायानेट में एक बैंकर, जो एक्सपीरियंस बैंकर, इससे पहले जो जनता बैंक था उसका जो CEO था, उसको एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रूप में रखें. गवर्नेंस कोई नए इन्वेस्टर्स को, और वो भी अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जो कि क्रेडिबल है, बाहर का है, यू कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम देम अनलेस यू प्रोमिस दैट यू इम्प्रूव ऑन गवर्नेंस. वो एक आदमी और सब कुछ डिसीजन करता है. अब तो बोलता है मैनेजमेंट और बोर्ड डिटैच होना पड़ा. बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूडिशियरी नेचर का होता है, तो बोर्ड ऑपरेशन में नहीं जाना हुआ. ऑपरेशन में जाने के लिए मैनेजमेंट है इंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो हो सकता है ये स्टेज आपका बिजनेस का ना हो, लेकिन जैसे आप ग्रो करेंगे, व्हेन यू रीच टू दैट लेडर, यू नीड टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स आल्सो. अगर बाहर का इन्वेस्ट, अपना ही पैसा है तो आप कैसे भी करो, कोई रोकने वाला नहीं. Post money and pre-money, because the money was coming in the company, there was no cash out. So if you still have confusion, and I still see lot of startups that go to Shark Tank, still the conversation or the negotiation that is going on in Shark Tank, they are cheating the founders in a way that they do not know what is pre-money and post money. They simple do unitary method. Okay, 10 crore for 10%. Okay, I'll put 15 crore for 15%, but the valuation is not same, because it is not 10 by 100, it is 10 by
110 and 15 by 115, the ratio is not same. Right? If you still have confusions, you can talk to me after this session. So one correction, it was not that we are not knowing that they are not doing. Normally implied answer नहीं, when we negotiate we consider others are also informed. चलो ठीक है, बात बन गया, टर्म शीट साइन कर लेते, बाद में रियलाइज होगा साइन करने के बाद पेपर तो बन चुका था, हमने सोचा था इतना वैल्यू लगाएंगे. So you as now founders must be knowing these terms, and as he has said out of his experience, you need to, whenever you negotiate, if you need help, probably you can consult professionals also in that if you find it difficult. I'll add one more to it out of our experience. When we were discussing with British International Investment for investing in Worldling, that time also for some of the skill sets that we didn't have, so we hired consultant like legal. वो वहाँ पे तो चैलेंजेस ये होता है कि आप नेपाल के लॉयर पे वो लोग रिलाई नहीं करेगा, बोलेगा इंग्लिश लॉ में प्रैक्टिस करने वाला चाहिए, और इंग्लिश लॉ में प्रैक्टिस करने वाला यूके का प्रैक्टिशनर चाहिए, तो वहाँ के लॉयर को रखेंगे. अब वहाँ के लॉयर के साथ हमारा लॉयर का कंपेटेबिलिटी नहीं होगा, तो हमको उसके साथ हमारे भी आप में बात करने वाला भी एक लॉयर चाहिए. सो आई स्टिल रिमेंबर वी हायर्ड समवन फ्रॉम मुंबई, वी वर प्रैक्टिसिंग इन द सेम डोमेन, and they were our representative. We went to Mumbai to negotiate on certain clauses within that agreement. So for other commercial stuff, of course, I was group CFO, I was handling it, but some of the legal thing, also not aware of it, right? हमने वो मुंबई के कंसल्टेंट को रखा था, 2 मीटिंग के लिए हमने उसको 40 लाख रुपया पेमेंट किया. महंगा पड़ता है क्योंकि वो जो इंग्लिश लॉयर है वो 1-1 करोड़ रुपया लेता है, वो सिर्फ एग्रीमेंट रेडी करने के लिए, उसमें सर्टेन परसेंटेज हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है. हमने भी को कंट्रीब्यूट किया था वो एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग में, बट फिर भी हमें लगा कि हमारे साथ वी नीड टू हैव समवन हु इज़ एक्सपर्ट इन दैट डोमेन. सो वेन एवर यू फाइंड दैट दिस इज़ गोइंग बियॉन्ड योर हेड, ऑफ कोर्स आज के बाद आप लोग खुद इतना रिसर्च कर लोगे, लेकिन फिर भी राइट टाइम में आप कंसल्टेंट को अप्रोच करो, वो आपको जितना पैसा लेगा उससे ज़्यादा सेविंग करके दे. राइट. सो वैल्यूएशन, ऑफ कोर्स प्री मनी पोस्ट मनी, कभी कभी क्या होता है कि एक डे 1 से हम फिक्स कर देते हैं कि ठीक है हम मल्टीपल सीरीज करेंगे, लेकिन मेरा कैप इतना है, मैं इससे ज़्यादा डायल्यूट नहीं करूँगा, कम से कम मुझे इतना रखना है. तो वेन एवर एज आई सेड द डेथ वैली जो था ना, डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट राउंड्स पैसे चाहिए, आपको प्लान करना पड़ा ना कि ये जितनी बार हम लोग नए नए राउंड्स में जाएंगे, ऑफकोर्स नए वैल्यूएशन पे होगा. ऐसा नहीं कि आज से 6 महीने पहले एक वैल्यू पे हमने 100 करोड़ उठा लिया तो सेम वैल्यूएशन सेट हो गया. एक तो आप बोल सकते हैं कि उस समय प्री मनी 100 था, हमने 100 लिया, अब पोस्ट मनी 200 हो गया. अब 6 महीने के बाद 200 जो पोस्ट मनी उस ट्रांजेक्शन के लिए हुआ था, वो 200 प्लस एक्स प्री मनी हो जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए. उसके बाद नए शेयर होल्डर नए पैसे डालेंगे. सो ईच स्टेज ऑफ ईच राउंड प्री मनी पोस्ट मनी फिगर्स चेंज. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर बिल्डिंग सच सॉल्यूशंस जो कि एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहा है, जिसका फ्यूचर है, हर डेवलपमेंट के बाद उस एंटिटी का वैल्यू बढ़ता है. और नए राउंड्स हमेशा, आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा ना, कोई बोलता है ना कि सर इससे पहले मैंने राउंड लिया था, मैंने इस वैल्यू पे लिया था, मैं इससे कम में जा नहीं सकता. राइट. वाई? बिकॉज दिस इज एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस, नो वन कैन गो बियॉन्ड दैट. अदरवाइज जो प्रीवियस वैल्यूएशन प्रीवियस राउंड में जो आया था उसको तो आपने चीटिंग कर दिया करके फीलिंग भी तो जाएगा. सो थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा क्योंकि 2:30 तक कंप्लीट करना बहुत बचा हुआ है. एज आई सेड, कुछ और इंस्ट्रूमेंट होता है जब आपको लगता है कि इफ़ आई ऑफर इक्विटी एंड अदर साइड दे आर आस्किंग फॉर लोअर वैल्यूएशन, आई एक्सपेक्ट हाई वैल्यूएशन, बात बन नहीं रहा है, तो अगर दोनों तरफ से एग्रीमेंट है तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा करो, इतना अमाउंट दे दो मुझे डेट के टर्म में, ऋण दे दो, लोन दे दो, गिव इट इन लोन, बट आई विल कन्वर्ट दिस लोन into equity later stage. A gap between today and that day, whatever be the duration, will pay you interest, but it has to be converted into equity. I will not repay your debt, but I will convert that into equity in later stage. That is convertible notes, right? So उसमें क्या हुआ, आज आपको वैल्यूएशन समझ में नहीं, मतलब एज इन्वेस्टर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है 6 महीने 1 साल के बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा, या 2 साल के बाद जब मैच्योर हो जाएगा, आपको लगेगा तो वैल्यूएशन कैन नाउ बी डिराइव्ड. सो आप बोल सकते हैं मेरा लॉस तो नहीं हो रहा है, मुझे इंटरेस्ट तो मिल रहा है. उस समय वैल्यूएशन इस्टेब्लिश होगा, उस वैल्यूएशन में हम इसी अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे.
So both side win-win situations होता है if you find such investor also. There are some hybrid instruments coming. वो क्या होता है कि टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन बाद में जाके इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 100% ऑफ द अमाउंट दैट दे हैव गिवन एज लोन नाउ विल कन्वर्टेड इनटू इक्विटी लेटर. So you may find some of those. अभी नेपाल में भी शुरू हो गया है, प्रेफरेंस शेयर में देना शुरू हो गया है. ओहो, hang on सही. So as I said, whenever you pitch to investors, हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि वैल्यूएशन कभी कभी कनेक्ट होना पड़ता है एक इन्वेस्टर्स को आपके वो स्टोरी से. तो यू नीड टू हैव दैट स्टोरी लाइन वेरी क्लियर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल टू द इन्वेस्टर सो दैट दे कैन रिलेट टू इट, दे कैन रिलाई ऑन यू एंड देन इन्वेस्ट. देखो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन देख के इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले कौन है उसको भी देख के इन्वेस्टमेंट होता है. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बाहर ऐसे इन्वेस्टर्स सीख करने लगता है तो उससे 6 महीना 1 साल पहले तैयारी करता है और बहुत सारे प्रोफेशनल अपने मैनेजमेंट में लेके आता है, क्योंकि मैनेज कौन कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट होता है. सो आप शुरू में एंजल के पास जा रहे हैं, सीड फंड के लिए जा रहे हैं, तब तो एक स्मॉल स्केल का इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, यू कैन फाइंड सच पीपल. बट एज यू ग्रो एंड व्हेन योर वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बिकम्स स्टेबल नंबर जो कि साइज में भी बड़ा है, the investor will want that organization to have professionally managed people. Management should be professionally managed. ऐसा नहीं हो कि वो अभी भी हो रहा है, गवर्नेंस का बात उठता है जहाँ पे फैमिली ड्रिवन बिजनेसेस में that questions come. At what point of time you will differentiate the owner and the management? Owner can have a different hat, management can have a different hat. There can be independent persons coming who can become a member on the board as independent directors. They do have their fiduciary responsibility. They are experts. So उस स्टेज पे भी आएगा. Next is that sometimes now it's very common things, even school going students also do know, वो लोग भी प्लेटफॉर्म देखता है. पैसा चाहिए तो किस फॉर्म में पैसा चाहिए, इक्विटी में चाहिए कि डेट में चाहिए, डेट कितना, डेट में इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. कुछ बिजनेस ऐसा होता है उस स्टेज में होता है जहाँ पे हम अगर डेट इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट सर्व करना पड़ेगा, हो सकता है हम बर्निंग स्टेज में हैं. वी डोंट वांट टू टेक एडिशनल हेडेक ऑफ सर्विसिंग दैट डेट. अगर हमको 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ मैंने लोन में ले लिया तो लोन का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, अभी तो कमा नहीं रहे हैं ना. तो इस स्टेज में तो हमको वो एक्स्ट्रा हेडेक नहीं लेना है, भले ही वैल्यूएशन एग्री करके इक्विटी लेना ज़्यादा समझदारी है. तो आपको ये भी समझना पड़ा किस स्टेज में है और आपका बिजनेस कितना कैश फ्लो सपोर्ट कर सकता है, बेसिस विच यू नीड टू कमिट whether you want debt instrument or equity instrument. Sometime the same investors may offer you some portion of debt and rest for equity, right? They may say that this much of debt and this much of equity. Maybe they can also offer you from your revenue you repay my debt within first few years, और they may also say that अभी तो डेट है बाद में इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे. Any hybrid structure can be possible, but you need to be knowing the impact of that. डेट ले लिया तो डेट को सर्विस करने का क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है कि नहीं. If I am committing that I need to repay that debt, whether after that stage when it comes to repay, उस समय हमारे पास वो कैश फ्लो होगा कि नहीं, तो वो समझते हुए आपको एग्री करना है. शार्क टैंक में टाइम कम होता है लेकिन वो लोग पूरा रिहर्सल करके आया होता है उसको क्या करना है. ऐसे ही आपको कोई इन्वेस्टर के पास जाना है, यू नीड टू बी वेरी क्लियर. एंड अगर उस डिस्कशन में आपको लगता है कि नहीं ये 2-3 और नया ऑप्शन आ गया उसमें हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, यू कैन बाय योर टाइम. मुझे दो, आई गो बैक एंड further study it, the impact of all the options in my cash flow which we have projected, and they can accordingly you can take a call. So any investors before they commit investment, they do due diligence. नाम सुना होगा ना ड्यू डिलीजेंस का, कुछ लोग TDA बोलते हैं, ड्यू डिलीजेंस ऑडिट बोलते हैं. सो ऑडिट एक डिफरेंट टर्म है बट कहीं ना कहीं उसमें भी ऑडिट ही होता है.
3 तरह के ड्यू डिलिजेंस नॉर्मली होता है, कोई भी नए इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो। एक तो लीगल ड्यू डिलिजेंस करते हो, ये समझने के लिए भाई कोई लीगल बैगेज तो नहीं इसके ऊपर, हो सकता है ना पुराना लीगल बैगेज, कोई केस चल रहा है, कुछ टैक्स का, कुछ IRD का, कुछ DRI का, अब तो DRI बंद हो गया, बट ऐसा कुछ बैगेज तो नहीं है। उस बैगेज को अगर है भी तो उसका पोटेंशियल लायबिलिटी कितना एराइज हो सकता है, ताकि उसको भी फैक्टर कर दे वैल्यूएशन में, या उसको मैं ये बोल दूं कि ये मेरा, अगर ये लायबिलिटी एराइज हुआ इसके कारण से मैं एक नया इन्वेस्टर को कुछ ऑब्लिगेशन हुआ, वो एग्जिस्टिंग फाउंडर को बियर करना पड़ेगा, ये भी कंडीशन डाल सकता है एग्रीमेंट में, बिकॉज ये पुराना बैगेज है। सो लीगल ड्यू डिलिजेंस करते हैं, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करते हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल नंबर है, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में वी आर प्रेजेंटिंग टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, दे मे नॉट बी नोइंग इट कि इसके अंदर कितना एक्यूरेसी है, हो सकता है कुछ ओवर स्टेट किया गया नंबर हो, सम में ट्राई टू ओवर स्टेट और अंडर स्टेट द फाइनेंशियल नंबर्स, राइट, भले ही वो ऑडिटेड है लेकिन पोटेंशियल तो होता है, इसीलिए फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करते समय दे ट्राई टू गेट इट वेटेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स अगेन। सो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। देन जो बिजनेस आप बोल रहे हैं कि ये बिजनेस का प्रोबेबिलिटी इतना है, प्रोजेक्शंस ये है, सो बिजनेस प्रोजेक्शंस जो है ना, वो भी कितना सस्टेनेबल बिजनेस प्रोजेक्शन है उसका अलग से वैल्यूएशन होता है। अभी तक तो लीगल और फिनांस बोल रहा है वो पोस्ट फैक्टो हो रहा है, मतलब हिस्ट्री का हो रहा है, लास्ट 3-4 साल का नंबर को देख रहे हैं कि वो कितना सही नंबर प्रेजेंट कर रहे थे, कोई लीगल बैगेजेस तो नहीं है। और थर्ड डिलिजेंस इज टुवर्ड्स द फ्यूचर, व्हाट द फाउंडर इज सेइंग दैट दे आर गोइंग टू अचीव सच बिजनेस आफ्टर सच पीरियड, आर दैट सस्टेनेबल और नॉट। ऐसा नहीं कि उसने एजम्पशंस ऐसा लिया जो कि अचीवेबल ही नहीं है, तो उसका भी ड्यू डिलिजेंस होता है। जैसे हमने BII का इन्वेस्टमेंट कराते समय व्हाट वी डिड, द इन्वेस्टर सेंट एनालिसिस मेसन इज़ वन एजेंसी हु डज बिजनेस प्रोजेक्शंस के ऊपर ड्यू डिलिजेंस, एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अस। इन नेपाल देर आर दिस मेनी हाउस होल्ड्स, ऑलरेडी इट हैज़ सैचुरेटेड टू दिस लेवल, इतना इंटरनेट पेनिट्रेशन हो चुका है, उसमें तुम्हारा इतना शेयर है, तुम जिस तरीके से नंबर लेके जा रहे हो उसमें तो तुम्हारा 60% मार्केट शेयर हो जाएगा, इज़ दैट पॉसिबल? क्या मार्केट में 2 ही प्लेयर रह जाएंगे? टोटल 67 लाख हाउस होल्ड था, आउट ऑफ 67 लाख हाउस होल्ड्स इफ आई से दैट 3 मिलियन मुझे 5 साल में पहुंचना है, विच मीन्स 50% मार्केट शेयर, राइट? सो आई कैनॉट से समथिंग विच इज जस्ट ऑन एयर, नो बडी कैन बिलीव इट. So you have to, the due diligence team which comes to evaluate your business projections, you need to convince their queries as well. So we had several rounds of discussion with that due diligence team. Under their study, if they found some red flags, they're questioning, how can you consider this in your assumptions? Projection is always based on assumptions, right? हम next year क्या करेंगे, assume ही करते हैं ना कि यही momentum रहा प्लस ये नए opportunity आएंगे, we'll capture that opportunity and hence we'll achieve there. So all those assumptions are real in a sense that that can be achieved or not. कि ऐसे fake तो assumption number को बढ़ाने के लिए तो नहीं डाल दिया ना. The valuation method also sometimes include the future prospects. Value of anything is normally economics में बोला जाता है, value of any item is basically the future economic benefit that you are getting or you are going to get from that item, right? ये सामान है या कोई एक प्रोडक्ट है या कोई एसेट है, उस एसेट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? ये एसेट से फ्यूचर में कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिलने वाला है, उसका आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट एसेट. सो वैल्यू ऑफ अ कंपनी ऑल्सो बेसिकली डिराइव्स फ्रॉम दैट सेम स्टेटमेंट. व्हाट फ्यूचर benefits that business will derive or future cash flow that business will derive, what is the present value of those future cash flow? 1 साल के बाद जो मुझे कैश फ्लो मिलेगा उसका आज का वैल्यू क्या है, 2 साल के बाद जो मिलेगा उसका आज का वैल्यू क्या है, फोर्सिएबल फ्यूचर जब तक ये बिजनेस रहेगा उसका करंट वैल्यू क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ अ कंपनी. सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड फॉर वैल्यूटिंग अ कंपनी. So future cash flow we discount it, means we bring it to the present value using that time value of money जो मैंने एक एक्सरसाइज में आपको बताया था ना. So valuation उस तरीके से भी होता है, उसके बियॉन्ड भी डिफरेंट तरीके हैं वैल्यूएशन करने का, अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीके का वैल्यूएशन होता है. आई ऑल्सो टेल यू वन वेबसाइट, इफ़ यू गो, इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसका वैल्यूएशन का एक मैट्रिक्स बना दिया है कि उस कंपनी का एक्स वैल्यू है जो कि उसके रेवेन्यू के कितने गुना है. तो अगर बेंचमार्क सेट है, उसी इंडस्ट्री का मेरा भी एक कंपनी है
तो मैं सीधा इन्वेस्टर को जाके बोल सकता हूँ मेरे जैसे कंपनियों का वैल्यूएशन पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है, देख लो, रेवेन्यू का 3 times इज द वैल्यू ऑफ दैट कंपनी, हेंस माई रेवेन्यू इज x, द वैल्यू ऑफ माई कंपनी इज 3x, right? Sometimes valuation is linked with EBITDA. So if there are published information which says that value of several companies of that industry is this much multiple of their EBITDA, मुझे अब टेंशन नहीं होगा, मैं जाके बोल सकता हूँ my EBITDA is this much, the benchmark says this many times of EBITDA is the value of a company, this is the value of my company. So there are published such platforms who publishes बहुत सारे कंपनियों का वैल्यूएशन को बना देता है. सो देयर आर DCF बेस्ड वैल्यूएशन, देयर आर मल्टीपल बेस्ड वैल्यूएशन. मल्टीपल कैन बी नेट प्रॉफिट का मल्टीपल, मल्टीपल कैन बी मल्टीपल, मल्टीपल कैन बी EBITDA का मल्टीपल, इट कैन बी एनी ऑफ दोज मेट्रिक्स जो हमने अभी समझा था. नेक्स्ट इज़ वेन एवर वी साइन अ टर्म शीट, जहाँ पे वैल्यूएशन लिखा होता है, माइलस्टोन्स लिखा होता है, इसका प्री मनी पोस्ट मनी कितना % डाइल्यूट हुआ है, उसको समझना ज़रूरी है. उन सभी डॉक्यूमेंट में बहुत ऐसे टर्म्स होते हैं जो टर्म्स कल के डेट पे आपको फ्री हैंड देने से रोक भी सकता है. कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, वो डिसीजन लेने से पहले आपको इन्वेस्टर से पूछना पड़ सकता है. रिजर्व मैटर्स बोलते हैं. These all are the reserve matters, which means these are reserved. You cannot take solo decision. You need to consult me as investor. I also have a stay in the I also have a say in this decision making. डॉक्यूमेंट लिख देता है. कुछ लोग क्या होता है पता नहीं होता, बोलता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और ऐसे इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं दिस इज द स्टैंडर्ड दैट वी फॉलो, वी डोंट वांट टू डेविएट. बट ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि उसमें डेविएट नहीं कर सकते. यू शुड हैव कन्विक्शन that I can argue with my new investor, I can convince them why I don't want this in my reserve matters. Otherwise, अब जैसे कंपनी 100 करोड़ का है और उसमें लिख दिया कि तुम 10 लाख से ज़्यादा का कोई भी परचेज करोगे तो मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा, और 10-10 लाख का तो मैं एक महीने में 20-20 परचेज करता हूँ. क्या हर बार मैं जाऊँ इन्वेस्टर के पास? इन्वेस्टर तो मेरे ऑफिस में आके बैठता नहीं है, उसका एक प्रोसेस होगा. मैं बोलूँगा भाई लुक एट द ट्रांजेक्शन लेवल, right? You can post facto do audit of whatever decision I have taken, but you cannot ask me to take permission from you before I take any decision. Yes, there can be some other significant critical things. For that, I need to protect investor as well. He should be taken into confidence before I take a decision. So उस चीज़ के लिए तैयार है. जैसे मैं किसी दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप में चला गया तो मेरा इन्वेस्टर्स को तो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ा ना. मैं किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर लिया, आई नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम माई इन्वेस्टर्स एज वेल. सो देर द टर्म शीट विच दे ड्राफ्ट 40 पेज का हो या 400 पेज का हो, आप पूरा समय दे के उसको पढ़िए. उसके लीगल टर्म्स, उसके फैक्ट्स अगर आप खुद से नहीं समझ पाते हैं, यू हायर अ कंसल्टेंट, दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस डोमेन, दे विल गाइड यू. एज आई सेड, same term sheets we went to Mumbai to negotiate. We found that some of the legal terms under English law probably going out of our head. तो हमने एक लीगल काउंसिल को रखा था जो हमारे बिहाफ में वो बात किया था. जैसे एंटी डिल्यूशन राइट्स, लिक्विडेशन प्रेफरेंस. कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टर बोलता है कि भाई हम तो सेम तरह के इक्विटी शेयर होल्डर जैसे तुम हो, मतलब वोट भी वैसे ही करेंगे डिसीजन मेकिंग में, बोर्ड में, AGM में, डिविडेंड भी उतना ही लेंगे, लेकिन लिक्विडेशन होगा तो पहले मेरा पैसा फिरता पहले करना पड़ेगा, बाद में तुम लोगे. सो ऐसे टर्म्स आते हैं. एंटी डाइल्यूशन का होता है कि मैंने तो 5% लगा दिया तुम्हारी कंपनी में, अब फ्यूचर में तुम जब भी फंड रेज करोगे मेरा 5% से नीचे नहीं जाना चाहिए. इसका मतलब हर राउंड में मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा, तभी तो मेरा 5% मेंटेन रहेगा ना. तुम एज एग्जिस्टिंग फाउंडर यू कैन डाइल्यूट योर शेयर्स स्टेक टू व्हाट एवर एक्सटेंट यू वांट, बट एज इन्वेस्टर आई डोंट वांट टू डाइल्यूट बिलो 5%. or maybe some critical number that they want that it is not in the interest of an investor to be below that. So anti-dilution right डाल देगा. So anti-dilution का मतलब as investor who is investing, they want not to go below that percent. So it means every round they also will participate. At what price? जिस वैल्यूएशन में नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हम अपने परसेंटेज के लिए हम भी पैसे डालेंगे. सो वो राइट रिजर्व करता है और उसको राइट होने का मतलब हुआ कि उसके बिना अनुमति से, बिना एनओसी लिए आप दूसरे को नहीं दे सकते.
Again, merger and acquisitions, as I told you that sometimes when you are small and a new competitors came, maybe you are part of that vertical integration. आप एक कंपोनेंट्स बना रहे हैं, वो कंपोनेंट्स एक बिगर कंपनी खरीद रही है, वो प्रोडक्ट बना रहा है, और आपको लगता है कि मैं सिर्फ कंपोनेंट बना के एक स्केल तक जा सकता हूँ, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता हूँ. यू मे फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि जो कंपोनेंट जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं वही कस्टमर के साथ इंटीग्रेट होके यू कैन मे बिकम बिगर दैन व्हाट एग्जैक्टली यू आर नाउ. तो उस सिचुएशन में देर आर अपॉर्चुनिटीज़ विच मे कम टू मर्ज. सो मर्जर एंड एक्विजिशन के केस में भी कभी कभी तो आउटराइट एक्विजिशन हो जाता है कि आपने 100% हम तुम्हारा खरीद रहे हैं, तुमको कैश में आउट कर देते हैं, कैश पेमेंट कर देते हैं, तुम अब इसका शेयर होल्डर नहीं रहोगे. कुछ केस होता है जहाँ पे मर्ज होता है दोनों एंटिटी, तो दोनों शेयर होल्डर्स नए एंटिटी का शेयर होल्डर बन जाता है, मर्ज एंटिटी का शेयर होल्डर बन जाता है. कुछ ऐसे केस भी होते हैं इन विच सम पोर्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स want cash deal, some shareholders want to continue in the new company. Even after merger, there can be one company acquiring the company below it. There can be both the company continuing together. So merger is a term where two companies merge. Acquisition is a term where one company acquires the other. Clear है ना? एंड अनदर एग्जिट ऑप्शंस कुड बी, आज के डेट में चल रहा है आईपीओ. लगभग जितनी भी कंपनी एक लेवल पे पहुंच जाता है वो क्या कहता है, हम आईपीओ लेके आएंगे, राइट. और हर देश में ऐसा होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर को एग्जिट का भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए. कभी कभी बैड एग्जांपल्स भी हम लोग सुनते हैं कि आईपीओ में गया, एग्जिट हो गया पुराना शेयर होल्डर, अब नए शेयर होल्डर्स के हाथ में आ गया, और एंड देन नए शेयर होल्डर्स पब्लिकली इतना वाइड स्प्रेड है कि मैनेजमेंट कौन करेगा. पहले तो प्रोमोटर खुद था तो वही मैनेज करता था, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बैठता था, लेकिन अब जो है नए शेयर होल्डर्स हैं वो भी पब्लिक छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं. हाइड्रो कंपनी के केस में यू माइट हैव हर्ड दैट एग्जांपल, दैट हाइड्रो कंपनी आफ्टर लॉक इन पीरियड देयर प्रोमोटर्स सोल्ड देयर स्टॉक, नाउ इट हैज़ बीन बॉट बाय सेवरल पब्लिक शेयर होल्डर्स. एजीएम के डेट में मिनिमम शेयर होल्डर्स का प्रेजेंस है एजीएम करने के लिए, सारे शेयर होल्डर्स पहुँच ही नहीं रहे, एजीएम नहीं हो पा रहा है, राइट. सो देर आर सम बैड एग्जाम्पल्स एज वेल, बट दैट डजंट मीन दैट आईपीओ इज़ अ बैड स्टोरी. आईपीओ इज़, of course it has to be there for any company which has run for so many years. Now the existing investors and founders should also get an opportunity to exit. तो एग्जिट के लिए तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना पड़ा, या तो कोई हमें एक्वायर कर ले, या हम किसी के साथ मर्ज कर जाए, या हम ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पब्लिक में आ जाए ताकि मेरा शेयर्स भी लिक्विड हो जाए. लिक्विड का मतलब मैं लॉक इन पीरियड के बाद मैं शेयर्स जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बेच सकता हूँ. मुझे हो सकता है नया कोई बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आया, आई कैन सेल माई एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, आई कैन गेट दैट फंड एंड देन आई कैन इन्वेस्ट इन द न्यू कंपनी. सो हेंस द एग्जिट्स अपॉर्चुनिटीज आर देयर व्हिच शुड ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड. मैम जो आप बोल रही थी ना ग्रांट के लिए, सो दिस इज वेयर इफ योर बिजनेस एक्चुअली हैज द इम्पैक्ट ओरिएंटेड बिजनेस लाइन्स, जहाँ पे यू आर genuinely contributing to the society, genuinely you are contributing to the climate, and if you can convince some of the DFIs, development financial institution like DFC, IFC, BII, Swed Fund, Fin Fund, many. नॉर्मली क्या है कि बाहर के देशों में उसके टोटल जीडीपी का सर्टेन परसेंट ग्रांट के फॉर्म में अंडर डेवलप्ड कंट्री को देना पड़ता है. अब उसी तो ट्रंप आने के बाद वो सब फिलॉसफी को तोड़ भंग कर दिया. यूएस एड हो, ये सब इसी चैनल के थ्रू तो वो लोग करते थे. बट ऑल डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज वो डेवलप्ड हुआ तो कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड कंट्री आज के डेट में सप्रेस्ड है, तो अपने जीडीपी का सर्टेन परसेंटेज डालता है. उसके अब बजट से अनाउंस होता है, कोई 2% डालता है, कोई 5% डालता होगा, बट जीडीपी का उतना खर्च करता है. तो वो लोग ढूंढते हैं कहाँ पे हम ग्रांट दें, एंड दे विल सेलेक्ट दोज व्हिच हैज़ इम्पैक्ट इनटू इट. वो के थे तो नाम अमित छोरी के हमरो छोरी की कैंपेन, स्मार्ट छोरी. स्मार्ट छोरी वाज वन कैंपेन. यूएनले पनि त्यसमा पैसा देते नि, स्प्रिंग एक्सलेटर. So Smart Shori was that making women more comfortable with the digital platform.
डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल, वो अवेयरनेस के लिए भी तो खर्च करना पड़ा ना, तो उसके लिए बिकॉज द डोनर थॉट दैट दिस इज़ अ इम्पैक्ट ओरिएंटेड थिंग, वी नीड टू कंट्रीब्यूट, दे गिव द मनी। सो कहीं कहीं पे आपको लगता है you are curating a business which is at very initial stage, but it is high impact item. You can approach to those agencies, instead of giving shares to them, they may give money free. I'll give you one more example. There was 2 hydro projects in Karnali, Upper Mogu and Namlan. Those 2 are the rivers name, and it was at very remote locations. Doing a study is very challenge for any new 120 करोड़ का सिर्फ स्टडी करना था, फिजिबिलिटी स्टडी। अब 120 करोड़ स्टडी करो, उसके बाद स्टडी अगर फेल हो गया तो प्रोजेक्ट नहीं लग सकता, आपका पैसा तो डूब गया। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर शायद तैयार नहीं होगा वो स्टडी करने के लिए। DFC आया, बोला कि तुम स्टडी करो, आधा पैसा मैं दूँगा। हमेशा वो 100% नहीं देते, वो चाहते हैं कि भाई तुम भी अपना कुछ लगाओ उसमें। $5 million आई विल गिव, $5 million यू कीप and do this study. If it is not successful after the study, if project is not viable, it's gone. I'll also write off this amount. If it becomes viable, the first right of investing in that project or giving loan to that project is with DFC. So, मुझे क्या नुकसान हो रहा है? DFC से मैं सो फार में लोन ले लूँगा, US करेंसी में वो लोन देगा, हेज कर लेंगे। वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए भी दे हैव सजेस्टेड समथिंग जहाँ पे यू कैन गेट द US डिनोमिनेशन हेज्ड विथ नेपाली करेंसी एट एग्रीएबल टर्म। सो अगर वहाँ SOFR 2% का है, हेजिंग 5% में होता है, इफेक्टिवली 7% में आपको वो लोन मिल गया, और इट बिकम्स एज गुड एज योर NPR लोन। So we agreed to it. They gave 5 million. We kept 5 million. We are doing the study now. Probably it will be concluding in a year time. After that, both the projects, एक 200 मेगावाट का, एक 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट। So इस तरह के इम्पैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई रिन्यूएबल एनर्जी वाला साइड में जाते हैं, या कोई ऐसे ही अंडर प्रिविलेज को एजुकेशन हेल्थ वाला सेगमेंट में जाते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का समाधान है, लेकिन मुझे उसको टेस्ट करना है, पायलट करना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो यू कैन अप्रोच दोज एजेंसी एंड दे विल प्रोवाइड इट, and with those amount your shareholding will not dilute. Hence these all are known as grant funding, non-dilutive capital. I have given the name as well. अब तो USAID तो नहीं है, but still there are some. I think I have already covered burn rate, runway. These are the few terms normally high-tech IT companies में खूब आ रहा है, क्योंकि they need fund to survive. So suppose on a monthly basis you spend X amount and you have 5x of amount available, it means you have 5 months of runway. अब 5 महीने तक तान सकते हैं, राइट? कभी कभी क्या होता है कि my burn is X, but I also have some earnings. कुछ रेवेन्यू आना शुरू हो गया। प्री रेवेन्यू वाला केस में तो every month you are burning, you don't have any amount coming in the form of revenue. But post revenue वाला स्टेज में it could not be 100% of the amount going, it gets compensated by some of the revenue as well. So gross burn minus the revenue which you are earning in that month becomes net burn. So pre-revenue stage में gross burn or net burn is the same because there is no revenue. Post-revenue stage में you have at least some revenue to contribute towards that burning. So per month कितना burn हो रहा है, and उस amount के हिसाब से आपके पास कितने महीने का fund available है। Why it is important at any point of time? I still remember when we were discussing in Khalti on the board that we have this much of fund, it means this much of runway. So any investor needed, we should start discussing with them. Why? Because we know that concluding a deal with investor also takes time. ऐसा नहीं कि आज जाके बोले कल वो पैसा डाल दिया, वो सब ड्यू डिलिजेंस करेगा, सब स्टडी करेगा, ड्यू डिलिजेंस का टाइमलाइन है, वो इवैल्यूएट करेगा। सो अगर मुझे लगता है कि एक नए इन्वेस्टर को लाने के लिए इट टेक्स 5 मंथ, सो और मेरे पास 5 मंथ्स का रनवे है या 5 मंथ से ज़्यादा रनवे है, तब मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने का रनवे बच गया और उसके बाद मैं इन्वेस्टर से डिस्कशन शुरू करता हूँ और 5 महीने कंक्लूड करने के लिए लगता तो 3 महीने मेरे लिए वो क्राइसिस का सिचुएशन होगा।
अब उस समय आप वो फंड कहाँ से लेके आ पाओगे, बंद तो नहीं कर दोगे बिजनेस। तो हेंस दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सो दैट वेन एवर यू स्टार्ट सोर्सिंग कैपिटल फ्रॉम अदर्स, you should look into what exactly you do have now. Customer acquisition, I think in most of the Shark Tanks India नेपाल में बराबर पूछता है what is your CAC, customer acquisition cost. Normally सर्विस इंडस्ट्री में बहुत प्रीडोमिनेंट, इवन डीलर नेटवर्क में भी है। एक डीलर को अनबोर्ड करने के लिए हमको कितना खर्च लगता है, या एक रिटेलर को अनबोर्ड करने के लिए कितना खर्च लगता है, हम उस मॉडल में भी इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। बट सर्विस में नए प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर जा रहा है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स में, अब प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं लेकिन हम ई कॉमर्स से बेच रहे हैं, तो हमें गूगल ऐड के थ्रू या डिफरेंट चैनल ऑफ ऐड के थ्रू पैसे खर्च करने पड़ते उस कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए। सो व्हाट इज़ दैट यू आर इनकरिंग। नॉर्मली एक थंब रूल कहता है कि योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, और जो कस्टमर को आप एक्वायर कर रहे हैं उस कस्टमर से जो लाइफ टाइम में आप अर्न करोगे कम से कम 3 गुना होना चाहिए। सो योर लाइफ टाइम वैल्यू LTV ऑफ अ कस्टमर शुड बी एटलीस्ट 3 times ऑफ योर CAC। क्लियर। churn rate normally in service industry like internet service provider, every month new customers come, but some customers also leave the service, right? So you need to know on the total volume in the beginning of a month. Suppose month के beginning में मेरे पास I have 10 lakh customer and I found 10,000 of that customer, out of that 10 lakh customers is leaving, which means 1% is churn. तो मुझे 10,000 तो छोड़ के ही जा रहा है, तो मुझे उस महीने में ग्रॉस एडिशन 10,000 से ज़्यादा करूँगा तभी मेरा कस्टमर ग्रो करेगा, कस्टमर बेस ग्रो करेगा। तो मुझे ट्रैक करना पड़ा ना। कोई ज्योग्राफी में ऐसा होगा, कोई ब्रांच में ऐसा होगा जहाँ पे 3% भी चर्न हो रहा होगा, कोई ब्रांच ऐसा होगा जहाँ पे लोयल कस्टमर है वहाँ पे चर्न नहीं हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा चर्न हो रहा है वहाँ पे मार्केट स्ट्रेटेजी डिफरेंट लगाना पड़ा है, क्योंकि चर्न से ज़्यादा मुझे नए कस्टमर को भी लेके आना पड़ा अगर उस ज्योग्राफी में मुझे ग्रो करना है, नहीं तो कंपटीशन हमसे आगे बढ़ सकता है। सो मार्केट शेयर का जो हमने उस समय देखा था कि रेवेन्यू एक मार्केट शेयर को डिटरमिन करता है। कस्टमर ऑल्सो समटाइम्स बी काउंटेड एज कंपोनेंट टू डिराइव अ मार्केट शेयर, लाइक इन सर्विस इंडस्ट्रीज ISP का ही एग्जाम्पल ले ले तो geography wise you need to have a different strategy. Hence geography wise you need to know what is the churn rate. When I was there at Worldling, I started evaluating each unit level, each branch level, what is the churn rate, and then at each branch level the dashboards used to be flashed at end of every month. और उसके बाद उसको रियल टाइम कर दिया था, भाई आज इतना नया कस्टमर ऐड हुआ, इतना पुराना कस्टमर छोड़ के गया, तो नेट में हमारा एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ऐसा ना हो कि ये रिपोर्ट मंथ के एंड में जा रहा है, मंथ के एंड में जाने के बाद पता चला इस महीने तो निगेटिव गया, उससे अच्छा आप डेली रिपोर्ट उसको दो ना, एवरी डे हाउ मच एडेड, हाउ मच लेफ्ट। सो चर्न इन द सर्विस इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल एलिमेंट दैट वन हैज़ टू ट्रैक इट डिलीजेंटली एज पार्ट ऑफ वन ऑफ द KPI. समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ इंडस्ट्री में टैक्स शॉप्स बोलते हैं, जैसे आपने आई डो नॉट नो वेदर यू हैव फॉलोड और नॉट, रिसेंट बजट जो फरवरी में इंडिया में आया था, ऑन दैट बजट दे अनाउंस्ड दिस थॉट कि डाटा सेंटर इज गोइंग टू बी बैकबोन ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स इन एनी कंट्री. स्टिल मोस्ट ऑफ द डाटा सेंटर्स और क्लाउड सर्विसेज आर आउट ऑफ इंडिया, सो दे कम अप विद द टैक्स शॉप्स विच दे अनाउंस 20 years टैक्स हॉलीडे. If you develop a data center business in India, for 20 years government will not charge you any tax to you. अब मेरे पास मानो आज के डेट में मैं नए बिजनेस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक बिजनेस ऐसा है जिसमें 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, तो दूसरा बिजनेस उसमें 20% देना पड़ेगा, और कोई एक ऐसा बिजनेस जिसमें 0% देना पड़ेगा, तो मैं चूज़ कर सकता हूँ, राइट. एक तो टैक्स ऑप्स भी टैक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, राइट, और इसके साथ साथ टैक्स के कंप्लाइंसेस के बारे में भी मालूम होना चाहिए. कुछ जैसे आपने बीच में सुना होगा, कुछ ऐसा था कि हाइड्रो इंडस्ट्री में अगर हाइड्रो में कोई प्रोजेक्ट है तो आप अमाउंट डालेंगे तो आपको सोर्स नहीं पूछा जाएगा, कुछ समय तक ज़रूरी था. इन नेपाल बिकॉज दैट प्राइवेट पार्टी वॉज इनकरेज टू कम इन दिस हाईली कैपेक्स इंटेंसिव हाइड्रो इंडस्ट्री, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स में आने के लिए अब उसको कहीं ना कहीं चैनलाइज तो रिसोर्स करना पड़ेगा,
तो कुछ समय के लिए गवर्नमेंट ने बजट के थ्रू या पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू बोल दिया था कि फॉर सम ईयर्स सोर्स विल नॉट बी आस्क्ड, आप इन्वेस्ट करो। तो जब तक उस इंडस्ट्री को स्टेबल करना है, एक लेवल पे ले जाना है, तो गवर्नमेंट इस तरह के इंसेंटिव भी निकालती है, इस तरीके से प्रमोशनल स्कीम्स निकालती हैं। तो हमें उस सब के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है अगर आप एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम बिगर एंड बिगर, सो प्रोप्राइटर लेवल पे, इंडिविजुअली कंट्रोल लेवल पे कंपनी को मत रखिए, मतलब बिजनेस को मत रखिए। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म दैट बिजनेस इनटू अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी which can be public limited, which can be private limited. Even one shareholder also can become a company, right? तो सिंगल शेयर होल्डर कंपनी भी हो सकता है। आप कंपनी बना के चलिए, ताकि कंपनी बनाने से क्या होता है, गवर्नेंस बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। मेनी कंप्लायंसेस दैट अ कंपनी हैज़ टू डू, रजिस्ट्रेशन से समय से लेके कंपनी बंद करने तक सेवरल कंप्लायंसेस करना पड़ता है, और कंप्लायंसेस कहीं ना कहीं गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट लॉ के थ्रू इम्पोज करता है। So suggestion is, if the businesses are still at proprietorship level, better convert that into a company. Initially you can convert to a private limited company, later on you can bring more shareholders, and if need be you convert to a public limited company as well. Before going to IPO, a company has to be a public limited company. Limitation is very less. एक आदमी से भी आप कंपनी बना सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन पब्लिक लिमिटेड बनाने के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए, 7 शेयरहोल्डर्स चाहिए। अगेन एज ए सेट्स, गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट्स को ट्रैक करना, गवर्नमेंट का एग्जेम्पशंस को ट्रैक करना। कहीं पे क्या होता है, अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट डालते हैं तो गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव देता है, उसको ट्रैक करना। तो जब बिजनेस करते हैं और हमारे पास, जैसे मैम बोल रही थी, वी हैव फंड वेयर टू इन्वेस्ट। सो इफ़ यू हैव आइडिया ऑफ डिफरेंट एवेन्यूज अवेलेबल, सम माइट बी एक्सपोर्ट इंसेंटिव बैक्ड इंडस्ट्री, प्रोबब्ली यू कैन थिंक ऑफ दैट यूनिट, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल्स बाहर से सोर्स करके लाते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, उसको प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। यू विल गेट सो मेनी सच फैक्ट्रीज आर देयर। रिलायंस स्पिनिंग मिल्स, लाइक सेवरल स्पिनिंग मिल्स, दे प्रोक्यूर रॉ मटेरियल्स, yarn from different country, they convert that into threads and they are selling it to different country. For that government is providing export incentive as well. So you need to know what are the schemes available. Department of Industry में जाइए, उसमें सभी documents available है. You need to go through those documents. If you have fund available that you want to invest in business, बाकी तो अब पैसा है, हमको गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, स्टॉक मार्केट में लगाना है, उसमें तो आपका स्वयं विवेक ही काम आएगा, कोई गाइड नहीं करेगा। उतना अनसर्टेन सिचुएशन है, nobody were knowing that सिल्वर वो पुराना वाला सिचुएशन के हिसाब से क्रैश कर जाएगा। क्रैश हुआ था ना, अभी फिर बढ़ा था, फिर बहुत परसेंटेज से गिरा है। सो बुलियंस में डिफरेंट स्टोरी लाइन, नोबडी विल, जिसके पास इंटेलिजेंस है। अभी जैसे अभी न्यूज़, आई डो नॉट नो कितना करेक्ट है, दैट दिस वार के कारण से भी सम आर लूजिंग, स्टॉक मार्केट्स आर क्रैशिंग इन एशियन मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया, बट उसमें भी, उस क्रैश में भी सम ऑफ देम आर गेनिंग, जिसके पास वो इंटेलिजेंस है, इसका इम्पैक्ट का इंटेलिजेंस है, क्या होने जा रहा है, क्या स्टेप ले रहा है उस वार के पार्टिसिपेंट्स, उसका जिसके पास इंटेलिजेंस है, दे माइट बी यूजिंग दैट इंटेलिजेंस एंड टेकिंग इन देयर एडवांटेज। बट बिजनेस में मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट यू नीड टू नो विच वन सूट्स योर बिजनेस आइडियोलॉजी। अब सब जाके सिमिलर फैक्ट्री में, वैसे नेपाल में एक ट्रेंड रहा है, एक सेक्टर में कोई लगा नहीं होता, सारा बिजनेस हाउस उसी सेक्टर में चला जाता है। सीमेंट में यही हुआ था ना, एक सीमेंट लगा तो सब सीमेंट में चला गया। अब सोलर पावर का देखो, सब सोलर पावर लगा रहे हैं, और सब ये भी बोल रहे हैं कि सोलर का EPC भी हम कर लेंगे, छत पे लगाना है वो भी हम खुद कर लेंगे, क्यों दूसरे को देंगे? क्योंकि वो ऐसा है, नेपाल में ये ट्रेंड रहा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कर रहा तो हमें करना पड़ा। सीमेंट कितना अभी ना कार्टलिंग वगैरह वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट द नॉर्मलिटी। प्राइस क्यों बढ़ रहा है? सब बढ़ा रहे हैं। देयर आर सम इनफॉर्मल स्टफ्स गोइंग ऑन, अदरवाइज तो कम्पिटिटिव मार्केट में तो प्राइस कंटिन्यूसली तो नहीं बढ़ता ना, बट दिस इज हैपनिंग। सो cement also suffered, now they are probably earning. Steels also suffered, now they are, अब तो कहीं हो सकता है नया गवर्नमेंट के थ्रू अगर कंस्ट्रक्शंस वगैरह में फंड वगैरह रिलीज करना शुरू कर दे, they will start booming. Again, depending upon the nature of the company, they have to allocate. जब जैसे आपने नया राउंड फंड लिया तो आप उस समय बोलते हैं ना कि इस पैसे को कहाँ यूज़ करेंगे। सो एकदम अर्ली स्टेज होता है जिसको कस्टमर एक्वायर करना होता है, जैसे इतना परसेंटेज ऑफ अमाउंट आई
spend on acquiring customers. This much I'll be probably on development. This much I'll be paying for people. So you need to very clear. As investors, as founder, you need to be very clear where exactly you are going to use those new sources of fund that's coming in. बैगेज होता है कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट टू द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर इनटू न्यू डेवलपमेंट, पीपल आर द मेन कॉस्ट ड्राइवर्स. दे आर द वन, दे आर बर्निंग द मोर कॉस्ट. लाइक इवन इन खलती इनिशियली व्हेन वेयर देयर वी आर डिस्कसिंग, अभी भी होगा ना, मेन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट तो स्टाफ का ही है, राइट. IT company, service oriented company, the main component of the cost is staff. When there was discussion also how do you optimize it, ज़्यादा है तो हमको हो सकता है कभी कभी, अभी कल परसों ही आपने सुना ना, Oracle ने 20,000 स्टाफ को निकाल दिया. तो with their innovation they thought that some of the skill sets is going to be replaced by AI. By AI probably those resources are not needed. So you also need to be very sure कि हमें कितना optimum human resource को रखना है, क्योंकि ये नेपाल में लेबर लॉ के हिसाब से यू कैनॉट फायर एनी रिसोर्स एनी डे. वो इंडिया में और बाहर है, आपने आज डिसाइड किया, सुबह मेल भेज दिया कि भाई आज तुम्हारा लास्ट डे है, ईमेल चलेगा, कल से ईमेल नहीं चलेगा, यू आर फायर्ड. इतना तक होता था इवन इंडिया में. सुबह गया ऑफिस में, उसके डेस्क पे पिंक स्लिप रखा हुआ है, विच इज़ एन इंडिकेशन दैट यू आर फायर्ड. चुपचाप लैपटॉप जमा कर दो IT में, क्लियरेंस डॉक्यूमेंट है वो ले लो, साइन करा लो रिस्पेक्टिव से और चुपचाप चले जाओ. नेपाल में ऐसा नहीं है. नेपाल लेबर लॉ डजंट अलाउ एनी कंपनी टू फायर एनी रिसोर्स दैट इजीली. सो एज फाउंडर यू नीड टू बी वेरी क्लियर. कोई नॉन परफॉर्मर भी है तो यू हैव टू इस्टेब्लिश बाय अ परफॉर्मेंस अप्रेजल डॉक्यूमेंट दैट पर्सन हैज नॉट परफॉर्म्ड एंड कंसेक्यूटिवली फॉर 3 times their performance appraisal was unsatisfactory and you have to prove that. वो लेबर ऑफिस में चला गया, लेबर लॉ का ऑफिस में चला गया, वो कंप्लेन कर दिया, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे कि भाई ये 3 साल तक कंसेक्यूटिवली अंडर परफॉर्मर था, तभी मैंने इसको निकाला. ऐसे नहीं निकाल सकते. वैसे उसके पास और दूसरा अपॉर्चुनिटी है, उसने कुछ इथिकल कंप्रोमाइज़ किया है, ऐसे कुछ ग्राउंड होता है तो सेपरेशंस हो जाता है, लेकिन ऐसे फायर नहीं कर सकते आप. सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दोज लॉज एज वेल एज बिजनेस पीपल. फाउंडर में क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप का एरोगेंस भी होता है. वो काम नहीं कर रहा, उसने कुछ बदतमीजी से बात किया, जस्ट कल से मत आना. लेबर लॉ डजंट अलाउ दैट. अब कॉर्पोरेट बनोगे तो आपको गवर्नेंस भी इंप्रूव करना पड़ेगा, इसीलिए आप HR फंक्शंस स्टैब्लिश कर देते हैं, पीरियडिक अप्रेजल्स करना शुरू कर देते हैं, हर स्टाफ का KRA KPI मैपिंग करते हैं, उसके KRA KPI के हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो इवैल्यूएशन होता है 6 महीने पे, 1 साल पे, वो डॉक्यूमेंट बेस बनता है. परफॉर्म कर रहा है रिवार्ड करते हैं, परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे, उसको सीधा नहीं निकाल सकते, 3 बार ऐसा वेट करना पड़ता है. सो यू शुड बी नोइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. जो वैली का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डेथ वैली, उसके लिए भी ये रिलेवेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हमको अभी बर्न स्टेज में जब तक फंड है तब तक उस पीरियड का रनवे हम लोग मैनेज करेंगे, उसके बाद फिर नए फंड के लिए जाना पड़ेगा. सो आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा नॉन इसेंशियल्स कॉस्ट कौन सा है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं. सो एज फाइनेंस प्रोफेशनल, एज बिजनेस लीडर, you need to find what is the weight of those non-essential cost. अगर नेग्लिजिबल है इम्पैक्ट वाइज, ऑप्टिक्स वाइज आपको लगता है इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अलग, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज you need to identify some non-essential cost if you want to curtail, optimize your cost. And this is even more important when you are at a burning stage. Some of the tax, I think you must be knowing, Nepal has only one single tax, indirect tax, which is as good as goods and service tax, which is there in India. वहाँ पे GST बोलते हैं हम लोग, अभी भी VAT बोलते हैं, बट ये दोनों पे लगता है, सर्विस पे भी लगता है और गुड्स पे भी लगता है. इट इज़ फ्लैट 13%. इंडिया में तो पहले तो मल्टीपल रेट था, दे हैव ऑल्सो कन्वर्ज टू 2%, 2 अलग स्लैब बनाया हुआ है. दैन TDS का मैनेजमेंट, अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप सैलरी पेमेंट करते हैं, आपको TDS काटना पड़ेगा. आप किसी को कमीशन पेमेंट करते हैं, आपको TDS काटना पड़ेगा. किसी को आप
कंसल्टेंसी का फ़ीस पेमेंट करते हैं, उसको भी सैलरी TDS काटना पड़ेगा। TDS काटना ही नहीं है, TDS जमा भी करना है, उसका रिटर्न भी फाइल करना है। सो क्या होता है कि आपका स्टाफ का गलती है तो अगर कुछ नॉन कंप्लायंस होगा तो स्टाफ को पकड़ने के लिए नहीं आएगा, पेनलाइज स्टाफ को नहीं करेगा, कंपनी को करेगा। यू बीइंग एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर शुड बी अवेयर दैट देयर आर सर्टेन कंप्लायंसेस। जो मैंने अभी बोला था, लीगल ड्यू डिलिजेंस करता है इन्वेस्टर्स, वो यही सब चेक करता है कि गवर्नेंस में कितना स्ट्रांग है, वो टैक्स का लॉ कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अदर रिलेटेड लॉज का कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका कंजिक्यूटिवली मेनी मंथ्स आपने TDS टाइम पे नहीं डिडक्ट किया है, TDS टाइम पे पेमेंट नहीं किया, TDS रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया, इनकम टैक्स का रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, वैट रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, वैट का डिपॉजिट टाइम पे नहीं किया, तो सारे रेड फ्लैग्स है ना। तो कोई नए इन्वेस्टर आएगा तो कहेगा तो इसको तो आदत लग चुका है नॉन कंप्लायंस करने का, इसमें हम क्यों इन्वेस्ट करें। सो यू हैव टू बी वेरी कंप्लायंस ड्रिवन फ्रॉम द माइंड सेट, और इट हैज़ टू बी ड्रिवन फ्रॉम द टॉप, है ना। और टॉप में ही अगर वो कैजुअल है, लाइक दिस डेज वी से दैट देयर इज जीरो टॉलरेंस ऑन कंप्लायंस। भाई कोई भी एक दिन का भी डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। वी लास्ट टाइम ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनी द स्टाफ जिसने नॉन कंप्लायंस किया है उसको तो वार्निंग जाएगा ही, प्लस उस नॉन कंप्लायंस का जो कॉस्ट है वो स्टाफ के सैलरी से रिकवर होगा। अब वो स्टाफ भी तो थोड़ा केयरफुल होकर काम करेगा ना। As founder, it's not that you always hammer on the employee, but at the same time you make them accountable for what they are doing it, right? If you do not have a maybe क्या कह सकते हैं, अभी बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकता फुल टाइम रिसोर्स, तो रिटेनरशिप बेसिस में आप प्रोफेशनल्स को काम दे दो। स्टाफ रखेंगे तो हो सकता है 50,000 महीने का खर्च होगा, बट हम किसी CA को दे देंगे या किसी कंसल्टेंट को दे देंगे तो वो सारा कंप्लायंस इंश्योर करेगा मंथ एंड बेसिस, हो सकता है 50,000 से कम फीस में काम करे। यू कैन टेक सच डिसीजन बट यू कैन नॉट कंप्रोमाइज ऑन कंप्लायंस, बिकॉज इफ यू कंप्लाई नाउ द इम्पैक्ट ऑफ सच कम इन लेटर, यू वोंट बी फिट फॉर इन्वेस्टमेंट। कहते हैं ना बैंकेबल होना चाहिए, ऐसे इन्वेस्टेबल होना चाहिए। आपके कंपनी में कोई इन्वेस्ट करे उस लायक आपको कंपनी को बनाना पड़ा। सभी कंपनी में नहीं कोई जाके इन्वेस्ट करता, वो चूज़ करता है ना। जो कंपनी गवर्नेंस में स्ट्रांग होता है उसी में इन्वेस्ट करता है। अगेन आई ऑलरेडी कवर्ड ESG स्टैंडर्ड्स, क्योंकि नाउ सस्टेनेबिलिटी इज अ बिग टर्म विच इज कमिंग अप नाउ। मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर, इवन नेपाल के कमर्शियल बैंक्स आर ऑल्सो बीइंग funded by DFIs, developmental financial institution like IFCs, DFCs. They also are providing fund. So IFC funds to bank, and bank are told that you utilize this money to a specific sector which has compliances, which has environment, social and governances. So it is not previous time like जहाँ पे बैंक को मतलब ही नहीं होता था पोल्यूशन कर रहा है उस फैक्ट्री से, सोशल इम्पैक्ट है या नहीं है, बट आज के में बैंक भी उतना ही कंसर्न हो गया। इवन एट माई ऑफिस व्हेन वी आर डिस्कसिंग विथ बैंक्स लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल और नबील बैंक और एनी अदर बैंक, back end they are now getting integrated with DFIs and hence the practices of DFI is automatically coming. अब क्या हो रहा है, वो लोग पहले खुद इन्वेस्ट जहाँ करना है DFI को वो तो चूज़ करता है, वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में करता है। बाकी स्मॉल स्केल के लिए वो क्या कहता है कि हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम बैंक में डालेंगे, बैंक तुमको देगा। सो लोन भी डायरेक्टली ले सकते हैं हम IFC जैसे DFI से, बट समटाइम्स दे डू नॉट वांट टू गो इन एनी स्केल ऑफ। छोटा स्केल का भी कंपनी में वो नहीं देगा लोन, बड़े में दे सकता, छोटा में नहीं देगा, टिकट साइज बड़ा होना चाहिए। लेकिन छोटे को भी वो कहता है कि हमारे इकोसिस्टम के थ्रू आपको मिलेगा। अब जब उसके इकोसिस्टम के थ्रू मिलेगा तो बैंक को बोलेगा कि तुम ESG का कंप्लायंस कर, तुम चेक कर इसका ESG गवर्नेंस अच्छा है कि नहीं। थोड़ा सा मैंने कवर किया ही था। नॉर्मली एज वी ग्रो वी शुड बी टेकिंग आवर बोर्ड डिसीजंस इन अ बिगर एंड गवर्नेंस स्ट्रॉन्गर। तो उसके लिए यू नीड टू onboard few people who are experts in those domains who can guide you. We evaluated one of the group last time where we found that evaluation was done in consultation with IFC. Their advisory team consulted
respective stakeholder of that group, they found that most of the decisions are taken just by emotion with the family member only. There are no experts in each company. The same members are the board of directors. It's a group or conglomerate. There are multiple companies in that. Even if you take example of Whirling Communications, before the first FDI came, they told to onboard one independent director, and they suggested Bindu Nath Lohni. Some might be knowing that person's name. Bindu Nath Lohni was the second person in Asian Development Bank, Philippines. He's a Nepali citizen, but he was that regarded. He is on the board of many companies across globe. Because of that profile, BII suggested to take him on the board of the company before they invest. So such suggestion may come from the investors directly. So before that comes, you need to understand it. If you are fit for those opportunities, you need to work on those. So board of directors are supposed to be responsible on all fiduciary obligations. आज के डेट में आप सुनते होंगे ना, कहीं पे किसी कंपनी में कुछ होता है तो सबसे पहले संचालक समिति को पकड़ते हैं, राइट? तो संचालक समिति का भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट्स को रखना शुरू कर देंगे, आप गवर्नेंस की बात करेंगे तो देखिए जितनी भी कंपनी पब्लिक में जाता है तो क्या बोलता है, अगर बोर्ड का साइज़ 5 लोगों का है तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखो, एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव रखो. अगर उस बोर्ड में उस कंपनी के शेयर होल्डिंग में अगर फीमेल शेयर होल्डर है, एक फीमेल डायरेक्टर भी रखो. सो लॉ के थ्रू क्यों इम्पोज कर रहा है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऐसे ही लॉ मेकर को दिमाग में आया तो डाल दिया, ऐसा नहीं है ना. उसको लगता है कि अगर पब्लिकली एक्सपोज्ड एंटिटी है तो उसका गवर्नेंस स्ट्रांग होना चाहिए. उसके लिए ऐसे एक्सपर्ट्स उसके बोर्ड में होना चाहिए जो कि गवर्नेंस को इंश्योर करेगा. सो आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ प्रोफेशनल्स, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में रख सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. उस स्टेज में पहुंचने के बाद हो सकता है अभी स्टार्टअप लेवल पे इतनी ज़रूरत ना हो, अभी तो मेंटर्स की ज़रूरत पड़ सकता है, मेंटर्स को रख सकते हैं. बट जब वो स्टेज में जाएंगे तो नीड टू थिंक फॉर दोज एडिशंस मेंबर्स. राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, बस 5-6 स्लाइड और होंगे. yeah, because too many topics to be covered. 5 to 6 slides more. We'll complete in next 15 minutes. Have you heard about these 3 terms? Right of first refusal, preemptive rights, reserve matters. Not heard, right? तो फर्स्ट टर्म इज अगेन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, रिजर्व मैटर्स होता है ना, उसमें बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं जिसमें बिफोर यू टेक अ डिसीजन यू नीड टू गो टू द इन्वेस्टर्स टू टेक देयर नो ऑब्जेक्शन और टेक देयर अप्रूवल फर्स्ट. ऐसे ही राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है कि अगर आप कोई ऐसा ऑफरिंग अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल के हिसाब से उसको अप्रोच करना पड़ा. दे नीड टू कन्वे दैट वेदर दे वांट और दे डू नॉट वांट. इफ they want to subscribe, they will first subscribe. If they decline, then only you can give it to other. That is called right of first refusal. ठीक सर. Second is drag along, tag along. In the investment documents, these are the terms which comes more often. जब हम नए इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं and when you sign shareholders agreement or share subscription agreement, we find these clauses. It says that if any investors which comes with a specific period, जैसे मैं 5 साल के लिए लगानी कर रहा हूँ, 5 साल के बाद मुझे इसको बेचना है. अब बेचने के लिए उसको एग्जिट का ऑप्शंस देना पड़ा. ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है? कंपनी आईपीओ में चला गया, बाय डिफॉल्ट उसको ऑप्शन मिल गया, दे कैन सेल इट, दे कैन गेट द एग्जिट. आईपीओ नहीं जा पाया, किसी कारण से नहीं जा पाया, कोई दूसरा स्ट्रेटेजिक सेल आउट हुआ, कोई दूसरा कंपनी आया, इसको एक्वायर किया, पुराने शेयर होल्डर को कैश में पेमेंट कर दिया, वो निकल के चला गया. एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो स्ट्रेटेजिक सेलर भी नहीं आ रहा है. अब इन्वेस्टर खुद ढूंढता है कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति है या दूसरा ऐसा कंपनी है जो कि इस कंपनी को खरीद सकता है. अब खरीदते समय उस इन्वेस्टर का इंटरेस्ट तो ये था कि वो अपना वाला शेयर बेचना चाहता है.
बट जो बायर है वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा ही शेयर नहीं खरीदूंगा, और शेयर होल्डर का भी शेयर मुझे तुमको दिलवाना पड़ेगा। इफ़ दैट इज़ द सिचुएशन, एंड देन you need to drag the existing shareholder also, so that जब नए कोई शेयरहोल्डर वो खरीदने के लिए आएगा तो आप अपना एज इन्वेस्टर अपना शेयर के साथ उसका भी शेयर को ड्रैग करोगे। सो ड्रैग अलोंग राइट लिखने का मतलब हुआ कल के डेट में इन्वेस्टर्स अगर एग्जिट नहीं मिल पाता है किसी प्रायोरिटी वाले जो ऑप्शन है उसमें से, दैन वो अगर किसी अपने प्रयास से कोई नए इन्वेस्टर को लेके आता है और नए इन्वेस्टर अगर बोलता है कि सिर्फ उतने शेयर होल्डिंग से वो नहीं आना चाहता, उसको एग्जिस्टिंग प्रोमोटर का भी चाहिए, दैन प्रोमोटर हैज़ टू प्रोवाइड फॉर दैट। टैग अलोंग इज़ दैट अगर किसी कारण से एग्जिस्टिंग फाउंडर को नया कोई इन्वेस्टर मिल गया और वो उसके साथ डील करना चाहता है, बेचना चाहता है, तो जो इन्वेस्टर है वो कहता है उस डील में मुझे भी टैग करो। सो इस तरह के क्लॉजेज एग्रीमेंट में लिखा होता है, आपको पता होना चाहिए साइन करने से पहले दोनों तरफ से। अगर आप किसी और को बेचना चाहते हो और अच्छे डील में बेचना चाहते हो, इस इन्वेस्टर का पोर्शंस को भी आपको बिचवाना पड़ेगा, या इन्वेस्टर्स खुद दूसरे को बेचता है तो आपको ड्रैग भी कर सकता है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है कि नया इन्वेस्टर्स एक सिग्निफिकेंट स्टेक लेना चाहता है, सिर्फ इन्वेस्टर का पोर्शन से उसको नहीं काम चल रहा है। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बात भी एग्रीमेंट में लिखा होता है। नॉर्मली हम लोग ओवरलुक करते हैं, कभी 4-5 पेज का एग्रीमेंट आता है, कभी 50 पेज का आता है। ज़्यादा पेज के आने के बाद लगता है कि चलो इसके अंदर डेप्थ में जाना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे पेजेस के एग्रीमेंट में भी ऐसे क्लॉजेज होता है जिसके लिए क्लैरिटी होना चाहिए। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर प्रोमोटर के बीच में डिस्प्यूट आ गया, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसके लिए हमें आर्बिट्रेशन में जाना है। आर्बिट्रेशन भी करना है, अगर दोनों इन्वेस्टर भी और प्रोमोटर भी नेपाल में, तो हो सकता है नेपाल के आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। हो सकता है इन्वेस्टर बाहर का है, वो दूसरे कंट्री का है, वो प्रीफर करेगा उसके कंट्री में आर्बिट्रेशन हो, आप बोलेंगे नेपाल में आर्बिट्रेशन हो सकता है उस दोनों के चीज़ में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो बोलेगा थर्ड कंट्री सिलेक्ट करते जिसमें उस लोकेशन पर आर्बिट्रेशन करेंगे। नेपाल में मोस्टली बाहर के साथ डील होता है तो हम लोग सिंगापुर में आर्बिट्रेशन रख देते हैं। सो आर्बिट्रेशन में ऐसा डिस्प्यूट है जिसके लिए हमको नहीं लगता कि हमको लिटिगेशन में कोर्ट कचहरी जाना है। वी डोंट वांट टू गो टू कोर्ट, वी वांट टू सेटल अमॉन्गस्ट अस फर्स्ट। आपस में सेटलमेंट करने की कोशिश किया, हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वी नीड टू टेक इट टू द आर्बिट्रेटर, जहाँ पे एक हम आर्बिट्रेशन अपने तरफ से अपॉइंट करते हैं, वो भी लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, एक दूसरा पार्टी अपॉइंट करता है, ये दोनों मिलके एक थर्ड पर्सन अपॉइंट करते हैं, वो तीनों मिलके डिसीजन करता है। सो या तो आप रिजोल्यूशन के लिए लिखोगे कि नहीं हमको आर्बिट्रेशन नहीं चाहिए, हम तो लिटिगेशन में जाएंगे, कोर्ट ऑफ लॉ है, वो कोर्ट ऑफ लॉ नेपाल का हो सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ इन्वेस्टर के कंट्री का हो सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ दूसरे कंट्री का हो सकता है। लॉ का लैंग्वेज नेपाल का लॉ फॉलो होगा कि दूसरे देश का लॉ फॉलो होगा या थर्ड कंट्री का लॉ फॉलो होगा। वी हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि जब कोई नया इन्वेस्टर्स कंपनी में आता है सब चीज़ अच्छा ही जाएगा ऐसा नहीं है, बाद में विवाद भी हो सकता है। उस विवाद को कैसे रिजॉल्व करना है वो आज ही लिख देना चाहिए। सो एंट्री के समय ही दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड। सो एज फाउंडर व्हेन वी सीक सच इन्वेस्टमेंट्स वी नीड टू गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट्स वेरी क्लियरली। मैं लास्ट वीक ही मतलब इसी वीक में 2 दिन पहले 2 SHA साइन करके आया हूँ। वी हैव अ टीम, एक लीगल टीम है, एक इंटरनल ऑडिट का कंप्लायंस टीम है, दोनों से पूरा डॉक्यूमेंट रिव्यू करवाते हैं। उसके बाद बीइंग अ प्रोफेशनल आई ऑल्सो गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट एंड देन ओनली आई साइन इट। बिकॉज आज भले ही 5-10 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, वी कैन टू एंड फ्रो इन्वेस्टर्स को भेजेंगे भाई ये क्लॉज मुझे पसंद नहीं है, या वो बोल सकता है ये क्लॉज पसंद नहीं है। हम आर्गूमेंट कर सकते हैं, रिजॉल्व करके एक एग्रीएबल टर्म में आ सकते हैं, लेकिन अननोइंगली साइन करने के बाद कल के डेट में ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता था इसका इम्पैक्ट क्या है, राइट। मैंने बताया था ड्यू डिलिजेंस होता है तो पिछले 3-4 साल का हिस्ट्री वो लोग चेक करते हैं। सो अगर बाहर का इन्वेस्टर आ गया, इवन लोकल इन्वेस्टर प्राइवेट इक्विटी के पास भी आप जाएंगे ना तो वो ड्यू डिलिजेंस करेगा, तो आपका रिकॉर्ड्स, आपका एसेट रेडी होना चाहिए। उस समय जाके आपको स्क्रॉल ना करना पड़े कि मुझे पुराना डॉक्यूमेंट तो मैंने मेंटेन ही नहीं किया है। सो नॉर्मली नेपाल का कानून भी बोलता है कि आपको 5 से 6 साल तक का रिकॉर्ड तो फिजिकली मेंटेन करना ही चाहिए, राइट। या उसको स्कैन करके रखो एक एडिशनल बैकअप के हिसाब से, लेकिन
आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास 5 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं है। हमारे केस में भी वर्ल्ड लिंक में हुआ था, जब आया था तो उसने 3 साल हिस्ट्री का चेक किया था। ऑफ कोर्स वो ट्रैक करते हैं कि -3 ईयर्स में क्या स्टेटस था, -2 में क्या था, -1 में क्या है और आज क्या है। अगर वो देखता प्रोग्रेसिव है तो वो गुड साइन मानते हैं, तो समझते हैं कि इस एंटिटी में नहीं करना है। So they also go into that level and they hire experienced consultant who does it. As I said, legal due diligence separate team, financial separate team, business projections separate team. रखिए कंप्लाइंसेस के लिए कभी IRD का नोटिस आ जाता है। आजकल तो IRD सरप्राइज विजिट करने लगा है, ऑन स्पॉट जाता है। आई डोंट नो टू एनी ऑफ यू हैव इनकाउंटर्ड और नॉट। वो टैक्स ऑफिस से आदमी भेज देते हैं, जाके देखता है, उसी समय बोलता है कि तुमने TDS रिटर्न फाइल किया, दिखा, नहीं दिखा, हाथ क्या तो वहीं पे फाइन लगा के जाता है। सो अगर बिगर हम लोग सोचते हैं तो हमें इस तरह के रिस्क नहीं लेना चाहिए। IRD का कंप्लाइंसेस हो, टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें पता है, जैसे कि अगर आपने कहीं पे फाइन पेनल्टी दिया हुआ है तो दिस इज़ नॉट डिडक्टिबल एक्सपेंसेस। तो हम इनकम टैक्स के लिए टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, उसमें से वो एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आइटम्स होंगे, देयर आर मेनी सच आइटम्स विच यू कैनॉट क्लेम, टेक्निकली यू कैन नॉट क्लेम। जैसे हमने पर्सनल एक्सपेंसेस कर दिया, कंपनी के नाम पे बिल लिया है और वो बिल से ही पता चलता है कि कंपनी इस तरह का खर्च करता ही नहीं, राइट। अब एक ऑफिस है, उसमें कोई स्टे नहीं करता और वॉशिंग मशीन उस ऑफिस के नाम पे खरीदा हुआ है। ऑफिस का गेस्ट हाउस है तो हो सकता है उसमें वॉशिंग मशीन हो, और उस ऑफिस का बिजनेस नेचर में देयर इज़ नो सच नीड ऑफ वॉशिंग मशीन। अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीदा, वो करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, और कहते हैं कि वॉशिंग मशीन क्यों हम पर्सनल नाम में लेते हैं, कंपनी के नाम में ले लेते हैं, वैट भी लाएगा, वैट का इनपुट भी ले लेंगे और बिल डाल देते हैं। और कैजुअली क्या करते हैं, इनकम में इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसको एक्सपेंस को भी एडजस्ट कर देते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। फिर वो टैक्स ऑडिट में जाता है तो देखता है तो सारा पर्सनल नेचर का एक्सपेंस, राइट। फैमिली के साथ बाहर घूमने चले गए, ट्रिप में गए, हॉलीडे ट्रिप था, उसका बिल कंपनी में डाल दिया। ये कॉमन मिस्टेक्स है, ये अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलना है, टैक्स असेसमेंट होगा, वो फाइन पेनल्टी लगा के हमको पेमेंट पाएंगे, हम दे देंगे, ये सब एटीट्यूड रखना है तब तो ठीक है। लेकिन अगर हमें ग्लोबल लेवल पे सोच रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स को लाने के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स, दोज रेड फ्लैग्स नीड्स टू बी अवॉइडेड। क्योंकि उस सब का वैल्यू कंसीडर करके किसी नए इन्वेस्टर ने आपके कंपनी को में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर, एंड दे डू व्हाइल डूइंग लीगल ड्यू डिलिजेंस, दे आइडेंटिफाई एवरीथिंग। सो इवन वर्ल्डिंग के केस में वाईजूम वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट जिसका लोगो था। वाईजूम वाज जब वाईफाई से वो लोग एक सर्टेन स्पीड में इंटरनेट प्रोवाइड करते थे, विच इज़ लॉन्ग बैक 2010-2011। When they did the due diligence, they found that was the logo which was in use. They asked for it. Where is the registered document that you own this logo? That time आप देखेंगे कभी कभी आजकल वेबसाइट पर नीचे लिखा होता है कॉपीराइट, लेकिन ईयर भी लिखा होता है। कितना नोटिस किया है कि नहीं? इसका मतलब आपने ईयरली उसका रिन्यूअल कराना ज़रूरी है। हम 2026 में हैं और 2002 तक का ही किया हुआ है। तो कोई भी उस IP को कोई और क्लेम कर सकता अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे फुल्ली सिक्योर्ड फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं है। तो सो यू नीड टू बी ऑल्सो केयरफुल, बिकॉज दीज ऑल आर वैल्यूएबल थिंग्स। ये कंट्रैक्ट में भी लिखा होता है। So where we register logo in that part? When? Where? IRD में। IRD में? IRD बोल रहा हूँ, DOI, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री में आपका कंपनी का उद्योग विभाग, उद्योग विभाग में वहाँ पे धरता होता है। आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करें, जो लिस्ट भी दिया हुआ है ना, आप इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एक्ट में जाएंगे, उसमें बहुत सारा अनुसूची है। हाँ, काठमांडू में, वो काठमांडू में होता। अब वो देखिए, अब नया सरकार डिजिटलाइज कर देगा तो अच्छी बात है, नहीं जाना पड़ेगा। सो कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, नेक्स्ट कर दूँ भाई, राइट। Next is, these are also now normally when data rooms are being created, they ask for, bas 5 minute, they ask for keeping backups. So investors keep that all those documents which are in digital form, but still it is valuable. So that is adding value to the valuation of your company. So there has to be backup of all of those. It says that
ठिक छ, यो भनिसकेको छु। त्यो नेक्स्ट आउँ। इट्स ह्यापनिङ मोस्ट अफ द टाइम। तपाईँहरूले पनि सुनिरहनु होला, बिचबिचमा प्री आईपीओ चाहिँ आउँछ अपर्चुनिटीहरू। हाँ, आजकल तो व्हाट्सएप में शेयर होता है। अभी वो जो दूसरी थानी है ना, उसमें भी प्री आईपीओ चाहिए था, पर तब इतना सर्कुलेट हो गया था कि 5 लाख 10 लाख डालने वाले भी पहुंच गए थे, तो उसने बंद कर दिया, भाई हम नहीं करेंगे। भले ग्रुप में अगर आते हो और 2 करोड़ का सीलिंग लेके आते हो तो करेंगे। सो आईपीओ जाने से पहले भी कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत करते हैं, वो प्रीमियम में ट्रांजेक्शन होता भी है। तो कोई कंपनी आईपीओ जाने से पहले लगता है उसको कि हमें प्री आईपीओ कुछ प्रीमियम में शेयर इशू करना है, ये राइट टाइम होता है, वो अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं उसको। क्योंकि आईपीओ आपको पार में जाना है 100 रुपये मिलेगा, और जो बंदा प्री आईपीओ में आएगा वो 120 रुपये में खरीदने के लिए तैयार होगा, 150 में, क्योंकि वो बंदा आईपीओ में जब अप्लाई करेगा तो श्योर नहीं है कि उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो सर्टेनिटी है ना उसको मिलेगा, तो 110, 120, 150 डिफरेंट रेट्स में चलता है। सो बिफोर आईपीओ ऑल्सो देर आर ऑप्शंस। नॉर्मली क्या होता है, मुझे पता है कि मैं फाउंडर हूँ, मैं 3 साल के लिए लॉक इन में आ जाऊँगा, और आईपीओ जाने के बाद भी 3 साल आई कैन नॉट बेसिकली एग्जिट और लिक्विडेट एनी ऑफ माई होल्डिंग। उतना ही नहीं, उसके बाद भी अगर मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ तो तभी नहीं बेच पाऊँगा। तो जब तक कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उस अपना शेयर नहीं बेच पाएगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से निकलने के 1 साल तक नहीं बेच पाएगा। सो क्या होता है, नॉर्मली आईपीओ जाने से पहले दे थिंक ऑफ कमिंग ऑफ अ सेकेंडरी सेल मैकेनिज्म। कोई दूसरा बायर को ढूंढा, उसको बोला कि भाई तुम मेरा शेयर ले लो, क्योंकि 3-4 साल के लिए मैं ऐसे भी लॉक इन में रहूँगा। तो वो अपॉर्चुनिटी होता है एग्जिस्टिंग फाउंडर के लिए, वो थोड़ा पोर्शन अपना बेच सकता है, थोड़ा पोर्शन वो डायरेक्टली कंपनी में नए शेयर्स इशू कर सकता है एट प्रीमियम। सो दीज ऑल आर ऑल्सो हैपनिंग, यू मस्ट बी अवेयर। सो फॉर दोज कंपनीज व्हिच अभी हो रहा है, अभी जनता एग्रो एंड फॉरेस्ट्री लिमिटेड आपने सुना है? जनता एग्रो एंड फॉरेस्ट्री लिमिटेड कुछ आया था मैसेज वगैरह? आया था ना, JAFL, which also again it used to be part of Gulian Group, so now more than 1000 shareholders are there. They are coming up with IPO anytime soon. तो IPO से पहले several shares were raised. Now it is being it is being given at premium. 100 रुपये का शेयर 125 रुपया मिल रहा है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग जिसने सब्सक्राइब किया उसी को मिल रहा है। आईपीओ में चला जाएगा तो वो शेयर्स नहीं मिल पाएगा, इसीलिए कुछ लोग प्रीमियम में भी लेने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का। डिपेंड करता है, जैसे उसको 20 करोड़ का नया कैपिटल चाहिए तो उसको लगता है मैं 15 करोड़ बाहर से आईपीओ से निकाल लूँगा, तो 5 करोड़ मैं ऐसे इशू करता हूँ। नॉर्मली प्रीमियम में शेयर्स इशू करना इज़ डिफ़िकल्ट, 7 अलाउ नहीं करता है, तो प्री आईपीओ प्रीमियम में इशू हो जाता है 5, तो 5 में अगर 25% भी मिल गया तो 1.25 करोड़ तो एक्स्ट्रा मिल गया ना। एज एन इन्वेस्टर हम लोग क्या साइड में मिल सकता है प्रोमोटर? डिपेंड करता है ना, वो प्रोमोटर शेयर्स प्री आईपीओ में वो मिनिमम साइज़ क्या रखा है। कोई कंपनी 5 लाख मिनिमम रखता है, कोई कंपनी 50 लाख मिनिमम रखता है, कोई कंपनी चाहता है कि ठीक है जितना भी शेयर होल्डर्स आ जाए मुझे दिक्कत नहीं है। प्री आईपीओ ज़्यादा शेयर होल्डर होना भी तो मैनेज करना डिफ़िकल्टी है ना, क्योंकि अभी वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, देर आर ओनली 20-25 शेयर होल्डर्स। अचानक आपने डोर ओपन कर दिया तो सेवरल शेयर होल्डर्स 1 लाख 2 लाख के टिकट साइज़ के लिए आ जाएंगे। तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अभी मैंने दूसरी थानी का बताया ना, उसने जैसे ओपन किया 2 लाख 4 लाख 5 लाख वाले सब इंटरेस्ट दिखाने लगे, जबकि 150 रुपये पे था, तो उन्होंने बंद कर दिया, बोल दिया कि नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा को मैनेज नहीं कर सकेंगे, तो जो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा वाला है उसको हम देंगे। प्रोमोटर शेयर में जाने के बाद 3 साल का लॉक इन होता है, और वो प्रोमोटर अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड में बैठता है तो उस बंदे को जब तक बोर्ड में तब तक नहीं बेच सकता, बोर्ड छोड़ने के 1 साल के बाद ही वो बेच पाएगा अपना। सारे कंपनी का लॉक इन पीरियड 3 साल? सभी का, सारे कंपनी आईपीओ आने के बाद 3 साल तक उसके प्रोमोटर का शेयर का लॉक इन होता है। आईपीओ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब यही होता है, कभी कभी हम लोग सेकेंडरी सेल से बेच देते हैं, तो हमें वो पैसे को क्या करना चाहिए, चेक मिलने के बाद क्या करना चाहिए। अगर अभी हुआ है ना, आपने सुना होगा ई सेवा में असगर अली एंड देन वन मोर फाउंडर सुभाष, जो इससे पहले ई सेवा का CEO था, दे हैव सोल्ड सम ऑफ देयर शेयर्स टू नेपाल लाइफ इंश्योरेंस, और अच्छे वैल्यूएशन में सेल किया, कैश का डील हुआ, तो पैसे तो आने के बाद क्या करना चाहिए। अभी आपने न्यूज़ सुना कि नहीं सुना, नोएडा में एक फार्मर ने वही एयरपोर्ट के लिए ज़मीन बेचा,
15 करोड़ की, कितना करोड़ बोल रहा था, तो वो बेचते उसने एक हेलीकॉप्टर खरीद लिया और सेकेंड एम्बिशन है हेलीकॉप्टर से ही थाईलैंड जाएगा बोल रहा है वो। जस्ट मतलब ऐसा सिचुएशंस आता है, कभी फाउंडर एग्जिट राइट टाइम पे एग्जिट करता है, अच्छे वैल्यूएशन में अमाउंट मिलता है उसको, सो उसको अपॉर्चुनिटीज़ देखना पड़ेगा। अभी मैंने जहाँ तक सुना, वही सुभाष जो ई सेवा का CEO था पहले, इज ऑल्सो को फाउंडर, ही स्टार्टेड द इकोसिस्टम ऑफ सेवरल स्टार्टअप्स, ही स्टार्टेड डूइंग इट। इवन जो विनय इससे पहले खलती का CEO था, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग विथ हिम इन एज अ को फाउंडर इन वन ऑफ द स्टार्टअप। सो एक बिजनेस से निकलने के बाद ऐसा नहीं कि आपका ये एंटरप्रेन्योर जर्नी ख़त्म हो जाता है, आप नए बिजनेस में जाते हैं। मैंने अभी रैनवेक्सी का सिंह ब्रदर्स का बात किया था, वो बहुत ऐसे कंपनी बनाया, एक स्टेज पे लेके गया, बेच दिया, फिर दूसरी इंडस्ट्री में गया। सो देयर आर मेनी सच अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, यू कैन कोलैबोरेट, यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन, वो अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा। अनफॉर्चुनेटली नेपाली कैन नॉट इन्वेस्ट आउटसाइड, सो आपको नेपाल के अंदर ही करना पड़ेगा, राइट। Nepali can go outside, start earning outside, that earn amount of outside can be invested outside, but you cannot take Nepali resources to outside. Law has stopped it. So that's the reason some of the Nepali went outside, वहीं रहने लगा, नेपाल नॉन रेजिडेंट नेपाली बन गया, NRN बन गया। NRN बनने के बाद वहाँ का रिसोर्सेज जो भी उसने कमाया बाहर ही इन्वेस्ट किया, और वो पैसा फिर नेपाल में इन्वेस्ट कर सकते, बट अदर वे अराउंड अलाउड नहीं ला सकते। नेपाली सिटीजन ही ना, आप नेपाली सिटीजन में आप जितना भी एग्जांपल ले लो ना, इवन उपेंद्र महतो और सबका एग्जांपल आप ले लीजिए, ऑल ऑफ देम एक्चुअली वेयर NRN, अभी भी वो NRN के मेंबर्स में आते हैं ना। सो बाहर रह के बाहर एम्पायर बनाया, अभी भी बाहर बिजनेस था ही, वो आ गया नेपाल में, इसका मतलब बाहर जो कमाया था वो पैसे से बाहर बिजनेस बनाया, वो इलीगल थोड़ी ना है। बट नेपाली फंड यू कैनॉट टेक इट टू आउटसाइड। There are several examples you may find from the Nepali business people also. They do have their NRN family outside. They are doing business outside. It's all legal, no issue. So, what about the 5% tax exemption is on the IT services? Yes. Like we give IT services to the external clients, and the amount is kept on the international bank account. And then can we invest that amount in international? Will that be considered as some money on in borderline? And can we? No, if you are providing from Nepal, you have not yet classified yourself as NRN. You are not working outside. Normally what happens, those IT professionals or IT freelancer, they keep money outside in some of the wallets, PayPal and all those. But that is not advisable. If you are working from Nepal, you should bring that money to Nepal. अब इससे अच्छा क्या होगा, 5% में 5% के टैक्स में यू आर गेटिंग इट। अदर बिजनेस पीपल, अभी बात हो रहा था ना कि मैं नेपाल में काम करके नेपाली सिटीजन को ही सर्विस दे रहा हूँ, नेपाल में ही रह रहा हूँ, तो मुझसे तुम 40% 39% टैक्स ले रहे हो। वही मैं नेपाल में बैठ के विदेशी के लिए काम कर रहा हूँ, वहाँ से पैसा आ रहा है तो 5% ले रहे हो। थोड़ा तो अच्छा नहीं लगता ना सुनने में, बट दिस इज़ व्हाट द बेनिफिट, क्योंकि वो चाहते हैं, इनफॉर्मल है अभी। अब जैसे दैट व्हाट यू आर सेइंग दैट इट इज़ इनफॉर्मल, राइट, यू आर कीपिंग मनी आउटसाइड इन वॉलेट और एनी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बाहर में रख रहे हैं आप ना। वो चाहते हैं नेपाल गवर्नमेंट की वो फॉर्मल चैनल में आए, स्टार्ट कमिंग इन नेपाल। कोई मेरा क्लाइंट है, अगर वो मेरे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर देता है, तभी अगर IT सर्विसेज का आपका पैसा है, चाहे आप वहाँ के अकाउंट के थ्रू भी आपको तो लेके आना पड़ेगा ना, इनकम तो दिखाना ही पड़ेगा। मेरे अकाउंट में नहीं दे रहा है, हाँ तो ठीक है ना, तो अच्छी बात है। उस पर क्या 5% देना पड़ेगा? हाँ 5% तो इनकम टैक्स है ना वो। तो उसका तरह से है कि उसके अमाउंट के बाद में अगर होता है इनकम, नहीं, इसमें तो और अच्छी बात है क्या है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, लास्ट है ना, irrespective of the amount, if it is from IT services and you are getting money from abroad, tax is the lowest, which is 5%. but in Bangladesh, when we bring money for freelancing, we are rebated 3%. How much? 3%. We get rebate. Rebate. Country to country it can be different, right? नेपाल में it has 5% tax. पहले 1% था, पहले 1% से शुरू किया था, they have increased to 5%. Look, because IT sector is also coming up very aggressively. Several IT professionals are there who are contributing. So
recently I got some proposal from Bangladesh, one software company, and they want me to hire for some work, and they want me to be a partner of them. What is the can I be a partner of them? Being a partner, you can become a partner there, but you cannot take amount to invest there. Without investment, how can I get share in that? Yes, स्वेट इक्विटी के रूप में मिल सकता है आपको. स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी का मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं उस कंपनी के लिए, उसके बदले में आपको पैसे ना मिलके उस कंपनी का शेयर मिल सकता है. स्वेट, पसीना जो आपने दिया है, खून पसीना जो दिया है ना, उसके बदले में आपको शेयर मिला. सो केही जनाहरूको क्वेरीसम्म रिजल्भ गर्छु, अदरवाइज इट इज अल कन्क्लुडेड फ्रम माई साइड. सो 4 hours वाज भेरी डिफिकल्ट टू कवर, सो आई वेर इवन क्विक अल्सो इन सम ऑफ द केसेस. थैंक यू एवरीवन. जैसे कि लाइक हम लोग का कंपनी आरोपनम नेक्सस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में बेस्ड है, छत्तीसगढ़ में. तो अभी हम लोग का एम है कि हम नेपाल में यहाँ पे स्पेशली बीरगंज में आके अपना, सो हम लोग का एम है कि हेलो, सो हम लोग का एम है कि हम लोग नेपाल में स्पेशली बीरगंज में यहाँ पे पोटेंशियल क्लाइंट्स देखें और कुछ ऐसे प्री एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ टाई अप करें या कोलैबोरेट करें ताकि वहाँ से हम लोग को टेंडर्स मिल सकें. तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसी कंपनी का यहाँ पे रेगुलर अगर बिजनेस है और फ्यूचर है तो उस कंपनी को यहाँ पे अपना एक सब्सिडरी कंपनी बना लेना चाहिए, रजिस्टर करना. हाँ, या एक ब्रांच खोल देना चाहिए. बहुत ऑप्शन है, ब्रांच भी खोल सकते हैं. एम है कि बिना रजिस्टर किए जस्ट कोलैबोरेट करें किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ और तो ज्वाइंट उनके वेंचर थ्रू से हम लोग उनके थ्रू करेंगे तो उसको या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के तरीके से या उसको चैनल पार्टनर के थ्रू अनबोर्ड करना पड़ा. उसके साथ अगर आप जॉइंट वेंचर फॉर्म में जा सकते हैं तो दैट एंटिटी विच इज़ इन छत्तीसगढ़ एंड द अनदर एंटिटी यू कैन फॉर्म अ जॉइंट वेंचर. देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर अवेलेबल, बट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है ना. इफ़ यू वांट ओनली टू गेट योर पोर्शन ऑफ अर्निंग, so you do not want any arrangement but make that principal to principal, you can appoint that new यहाँ का entity as agent. सो लाइक जैसे टेक्सर नेक्सस हम लोग वहाँ पे इंडिया में चला रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि टेक्सर नेपाल के नाम से जिसके साथ हम लोग को तब तो कंपनी दर्ता करो ना आप. नेपाल जैसे अब नया एंटिटी का नाम लेके आने चाहते हो तो आपको तो कंपनी दर्ता करना पड़ा. उस कंपनी में योर इंडियन कंपनी कैन बिकम 100% शेयर होल्डर. योर इंडियन कंपनी में वांट टू हैव सर्टेन परसेंट शेयर होल्डिंग, सर्टेन परसेंट टू द लोकल. Several structure can be explored. but without shareholding का मतलब कोई no, without shareholding, what is the significance of that Indocare Nepal? कोई नेपाल कैसे आएगा ऑल ऑफ सडन? वो कंपनी तो इंडियन है ना. तो इंडियन कंपनी का अगर ऐसे भी, आई डोंट नो वेदर यू ऑल आर अवेयर और नॉट, एनी इंडियन और एनी इंटरनेशनल फॉरेन एंटिटी और देयर एम्प्लॉइज consecutively working more than 90 days, though it is governed by the double taxation avoidance agreement, हर देश के साथ होता है DTA, उससे भी गवर्न करता है. लेकिन मैं थंब रूल में बता रहा हूँ 90, 180 डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ. अगर कंजिक्यूटिवली बाहर का कोई बिजनेस नेपाल में आके काम कर रहा है तो उसको यहाँ पे टैक्स में जाके, इनकम टैक्स IRD में जाके परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. कोई बिजनेस कर रहे हो तो उससे कम पीरियड के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आया सर्विस प्रोवाइड किया चला गया. रेगुलरली अगर यहाँ पे कर रहा है ना तो दे हैव टू रजिस्टर इट एज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट. अभी नेपाल में बैठे, नेपाल में when you stay in Nepal you provide freelancing services to the international clients, and what happens is the dollar card and जो amount जो dollar card और different सर्विस का कॉस्ट आता है, टोकन्स AI का कॉस्ट आता है, तो वो कॉस्ट के लिए कि हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है. सो फॉर दैट इन्वेस्टमेंट वी नीड सम ऑफ द अमाउंट टू बी, it becomes very easy for us if it stays internationally in the form of dollar amount rather than if we bring that money in home in Nepal and then again send that money to the abroad country. So ये जो मनी का साइकिल जो है ना, ये साइकिल लीगली कैसे स्टैब्लिश करेगी? इंटरनेशनली क्लाइंट को जो सर्विस देना है उसके लिए दोस्त को बोला, किसी रिलेटिव को बोला कि आपके बैंक अकाउंट में ऐसा करके करूँगा. छोटे मोटे स्केल के लिए तो अभी वी आर वर्किंग इट राइट नाउ, बट इफ यू हैव टू गो लाइक अ प्रोफेशनल, हाउ कैन वी लाइक
design this, architect this cash flow cycle of the international in Nepal. So in Nepal also you can have UST account. Yeah. Nepali bank can also open a UST account for you. That has cap of $500. No, that is a card that they will provide for expenditure. But if you have source of income in foreign currency, Nepali commercial bank can also open an account for you in that currency. So whenever that amount comes, it will sit in that account. You need not to convert that amount to Nepali rupee. Keep that amount. Whenever you have to send again for certain expenditure, from that account you pay it. So what is that amount called in? Simply go to bank and say I want a UST account. Bas. And they will ask a reason why do you want UST account. Then you have to show the agreements or something by which you claim that you have a sources of revenue or something coming from outside. So it works. ऐसे ही जाके मैं बोलूँगा कि मेरा UST अकाउंट खोल दो, अगर मेरा खुद नहीं है, बाहर से कोई पैसा आने वाला तो क्यों करेगा ना. बाहर से पैसा आने वाला है वो आपको देना पड़ेगा कि देखो मेरा क्लाइंट है, मुझे रेगुलरली पेमेंट करता है, मुझे UST खाता चाहिए. वो रख सकते पैसा. फिर अगर आपका है तो आप नेपाली पैसे को मैं ऐसे ही डॉलर में कन्वर्ट करके मेरे को रखना है करके बोलोगे तो नहीं खोल देगा. उसके लिए आपको खर्च करने के लिए चाहिए ना बेसिकली, तो उसके लिए आप कार्ड का एक लिमिट दिया, प्लस जब बाहर कोई जाता है तो उसके लिए जो अमाउंट का सीलिंग है $2500 $5000 जो भी सीलिंग, वो सीलिंग में आप लेके बाहर जा सकते हैं. बट अदरवाइज यू हैव दैट कार्ड, वो कार्ड में टॉपअप कर लो. अब ट्रैवल कार्ड में द बेनिफिट इज दैट समटाइम इन फर्स्ट ट्रिप यू हैव एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टेन अमाउंट, यू टुक दैट लोडेड इन दैट कार्ड. अब पूरा खर्च नहीं किया, नेक्स्ट टाइम फिर गए तो फिर नया अमाउंट डाल दिए, तो कभी कभी कार्ड में वो बैलेंस बढ़ता चला जाता है. ट्रैवल कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं. आप जो बोल रहे 500 वो तो खर्च करने के लिए अलग से दिया है, चाहे वो ये डिफरेंट सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है उसके पेमेंट के लिए. बट आपका सोर्स ऑफ इनकम अगर आ रहा है अदर देन नेपाली करेंसी में, सब बैंक खोल देगा आपको. डॉक्यूमेंट, एनी एग्रीमेंट यू डू हैव टू शो दैट यू आर गेटिंग दैट मनी, और पैसा आएगा फिर उसी खाता में. उसी के लिए 5% का टैक्सन बहुत अच्छा है ना, आप बाहर क्यों रखोगे. ठीक है, ओके, थैंक यू. Your salary account is UST. If you have foreign income, you can keep the money in USD. The final tax is 5%. A lot of people who get paid from outside Nepal, their final salary tax is 5%. Categorize it again वही जो IT सर्विस. USD you can convert into Nepali partially whenever you want, and you can use it again. And one more thing that I said yesterday, you can open a company outside Nepal. IT company. IT company you can open outside Nepal, and you can take up to $20,000 even if you don't have foreign income. Earlier the rule was you have to show 3 years income, and average of 3 years का 50% तक up to $1 million you could take outside to open a FDI company, your own branch of Nepali company. But now recently you can take up to $20,000 even if you don't have a foreign income. So I have a follow-up now. Like I have got that big companies like Apple and other companies open their companies and register on some countries where they have like tax benefits. And like now can we open up company in that tax beneficial countries and then operate? $20,000 तक $20,000 तक कर सकते हो. उसमें क्या होगा यार $20,000. तो आप कंपनी खोल के पूरा वहाँ पे सेटअप नहीं कर सकते, बट यू कैन ओपन दैट स्मॉल स्केल. उसका फिर रिपोर्टिंग का गाइडलाइंस दिया है, जो NRB ने जो रूल लेके आया है, उसमें बाहर अगर पैसा ले जाता है तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट. Go to YouTube, check the scale up training. There is a training in Kathmandu by Abhay. Yeah, it is focused on how Nepali IT companies can open an account and open a branch, not just account, a branch company outside Nepal. There is a full session we organized on this. After that, some policy has changed. Then the criteria was that first we should have 3 years income. Now that criteria has been recently removed up to $20,000. So you see that videos, most of the criteria are same. Just that you did not have the 3 years income, you can straight away open a branch in Dubai or Singapore or anywhere that you want to and start operating. So the best investment is to invest in yourself.